न्यायाधीश को चिट्ठी के माध्यम से जयललिता गांधी जी के नेतृत्व में अवगत कराया गया है। उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सूचना आयोग को या अपील आयोग को जिसके बारे में फैसला है, सुनवाई का बिना कोई मौका दिए एक तरफा स्टे दिए जा रहे हैं और स्टे भी अनंत काल के लिए दिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपत्ति का विषय है जो लोगों के हितों के खिलाफ। दूसरा, अब हम आज के वेबिनार के मुख्य मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे इस वेबिनार के आयोजकों को कि जिन्होंने आज चर्चा के लिए एक ऐसा विषय चुना है जो सीधा सीधा देश की 60% से अधिक आबादी के हित से जुड़ा है। इसके बावजूद ये मुद्दा आज न मीडिया में फोकस में है, न किसी सत्तारूढ़ दल के एजेंडे में है, किसी चुनाव घोषणा पत्र में इसकी बात नहीं होती, न किसी विपक्षी दल के एजेंडे में ये मुद्दा है और जनता के स्तर पर भी ये इतना बड़ा मुद्दा एक तरह से अनदेखा ही हो रहा है। इसको फोकस में लाना, चर्चा का विषय बनाना और जो लोग हमारे साथी इस दिशा में जनता के हित में इस ग्राम न्यायालय के मुद्दे को लेकर प्रयास कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबके प्रयासों को सबकी जानकारी में लाना ये बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक काम इस वेबिनार के आयोजकों ने आज किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भाई प्रवीण जी पटेल, पृथ्वीपाल जी ढिल्लन, जोखूलाल जी कोरी और बिहार के एक साथी, इन सब ने काफी सारी वो उपयोगी जानकारियां ग्राम न्यायालय से जुड़ी हमें दे दी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। इसलिए बहुत कुछ नया कहने को नहीं है, लेकिन कुछ विचार आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे इस विषय में। ग्राम न्यायालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि गांव में रह रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सस्ता और जल्दी न्याय सुलभ कराना, समयबद्ध न्याय, तो वो भी बिना किसी वकील पुलिस की सहायता। ये जनहित का बहुत बड़ा विषय है जो इस कानून के जरिए की पृष्ठभूमि में है। लेकिन सरकारें देश की 7% से अधिक ग्रामीण आबादी से जुड़े इस मुद्दे को अनदेखा तो कर ही रही है, साथ में भारतीय संविधान के प्रावधान का भी उल्लंघन कर रही है जो इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में जो भी जनहित याचिका फाइल हो, जिसकी माननीय प्रवीण भाई ने जिक्र किया, प्रशांत भूषण जी के जरिए वो कर रहे हैं, उसमें भी ये बात जोड़ी गई होगी। नहीं जोड़ी है तो जोड़ी जानी चाहिए कि इस तरह संवैधानिक प्रावधान का केंद्र और राज्य सरकारें उल्लंघन कर रही, खास करके राज्य सरकार। भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के जिक्र के अलावा नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं और उनके पालन की अपेक्षा सभी सरकारों से की गई है। उस नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान है, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माता कि राज्य का कानूनी तंत्र इस ढंग से काम करेगा कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर मिल सके। अभी ग्राम न्यायालय के अभाव में और जैसा माननीय शैलेश भाई ने कहा वर्चुअल सुनवाई के अभाव में गांव वाले लोगों को शहरों की तरह समान अवसर न्याय प्राप्त करने के नहीं मिले हुए हैं। शहर का आदमी के लिए कोर्ट में हाजिर होना आसान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, लेकिन गांव के आदमी के लिए वो जगह बहुत दूर होती है और उसकी वर्चुअल सुनवाई भी नहीं की जा रही। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 29A में यह भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर देने के साथ ही राज्यों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को निःशुल्क कानूनी मदद देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसी नीति निर्देशक तत्व के प्रकाश में विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हुआ है और इसी नीति निर्देशक तत्व की पृष्ठभूमि में विधि आयोग ने 1986 में संसद में सिफारिश अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें सिफारिश की थी कि ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए और ये हर ग्राम पंचायत स्तर पे होने चाहिए ताकि संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालना हो सके। इसको मंजूर करते हुए भारत सरकार ने
ग्राम न्यायालय का मसौदा बनाया 2008 में, 7 में, और राज्यसभा में पेश किया। उसके बाद 2008 में संसद में भी ये पास हो गया, 2009 में पास हुआ। लेकिन ये विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इसके बावजूद किसी भी दल की सरकार, राज्य में हो या केंद्र में, उसने इस संसद में सर्वसम्मति स्वीकृत प्रस्ताव को अपेक्षित ढंग से क्रियान्वित करने में अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है, जबकि इस कानून को लागू हुए लगभग 12 साल हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। इस ग्राम न्यायालय के बारे में जो कानून बना है, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि देश के आम लोगों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच बढ़े और हर नागरिक देश के न्याय तंत्र से जुड़े, ताकि किसी भी आदमी को किसी भी वजह से न्याय पाने से वंचित न रहना पड़े। कितना बड़ा उद्देश्य ये हमारी संविधान की भावना के हिसाब से इस कानून में शामिल किया गया, जिसकी घोर अनदेखी हर स्तर पर हो रही है, सरकार के स्तर पर भी, राजनीतिक दलों के स्तर पर, जनता के स्तर पर। इस ग्राम न्यायालय के जरिए क्या क्या हो सकता है, माननीय प्रवीण भाई पटेल ने और उनके और साथियों ने भी हमें बताया कि इसमें पंचायत स्तर पे ही, हर ग्राम पंचायत स्तर पे ये होगा न्यायालय, या 2-4 पंचायतों को मिला के एक होगा। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उसका मुखिया होगा, और उसमें बिना किसी खास खर्चे के और बिना वकील किए, बिना पुलिस की मदद के सीधे सीधे केस निपटाए जा सकेंगे, जिनमें 2 साल से कम की सजा का प्रावधान। और दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के साधारण मामले इसमें सुनवाई करके निर्णय लिए जा सकते। लेकिन अभी माननीय राहुल सिंह जी ने भी जैसा बताया, और हमने भी जो आंकड़ा देखा अभी ऑनलाइन, कि फरवरी 20 तक, यानी कानून लागू होने के 12 साल बाद भी, देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में ही 400 से भी कम ग्राम न्यायालय कार्य करते, जबकि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लाखों में। 1% हिस्से में भी ग्राम पंचायतों के इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा। इसके अलावा भारत सरकार ने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी, उसमें इस बात को शामिल किया था कि देश भर में ऐसे 2,500 ग्राम न्यायालय 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाएंगे, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। बाद में प्रवीण भाई ने भी बताया कि वो संख्या बढ़ा के 5,000 कर दी गई है, लेकिन अभी तो 2,500 के आंकड़े तक भी नहीं सरकार पहुंची, केवल कागज में ये लक्ष्य। और प्रवीण भाई ने हमें यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने तो साफ मना कर दिया, केंद्र सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि हम इसको लागू करेंगे ही नहीं। और वक्ताओं ने भी बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई, और 9 राज्यों, 5 राज्यों पे, 5 या 6 राज्यों पे तो जुर्माना भी किया है 1 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया कि लागू करना है, इसका गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकारें जारी करें और हमारे सामने जवाब पेश करें। उसकी भी राज्य सरकारें परवाह नहीं कर रही है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्देश की। नतीजे में इस ग्राम न्यायालय के अपेक्षित नतीजे नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम करीब 20 सालों से रह रहे हैं, यहाँ ऑन रिकॉर्ड कुछ ग्राम न्यायालय शायद कागजों में कार्यरत है, पर इन 20 सालों में हमने मीडिया में ये ग्राम न्यायालय क्या कर रहे हैं, क्या फैसले दिए, कभी कोई सूचना कहीं किसी फोरम पे, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना विजुअल मीडिया, कहीं कोई सूचना 20 सालों में हमने इनके बारे में देखी नहीं, पढ़ी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रवीण भाई और उनके जैसे साथी इस जनता के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे से, सबको सस्ता सुलभ न्याय कराने के मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे हैं। उनसे जितने प्रयास हो रहे हैं वो सब कर रहे हैं। हमारी सबकी शुभकामना है कि उनके प्रयास सफल हों। ये जिन राज्य सरकारों पे जुर्माना किया उनके नाम देखिए। गुजरात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य, पंजाब, हरियाणा, असम, तेलंगाना, बंगाल और केंद्र शासित चंडीगढ़, इनमें सब में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सबका रवैया एक जैसा है ग्राम न्यायालय को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट राज्यों को भी कह चुका है पिछली सुनवाई में पिछले साल कि 1 महीने में ग्राम न्यायालय स्थापित करो और इस बारे में अधिसूचना जारी करके हमको सूचित करो। उसकी भी पालना राज्यों ने नहीं की। तो इस सब के खिलाफ प्रवीण भाई के नेतृत्व में कुछ सुधी साथी जुटे हैं, उनके प्रयासों के लिए हमारी सद्भावना। जी धन्यवाद आनंददीप सर। और एक बात माननीय शिवानंद जी हम और अपनी बात में जोड़ना चाहेंगे जो हम लोगों के स्तर पे हो सकती है कि सब जगह राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में अभी जब भी विधानसभा चुनाव आए, कुछ राज्यों में तो करीब में है आने वाले, हमको जनता के स्तर पे अलग अलग मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं उनके सामने ये मांग उठानी चाहिए कि वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये ग्राम न्यायालय एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए गए हैं उनकी 100% पालना करके सभी ग्राम पंचायतों में ये न्यायालय बनाने का संकल्प करें। नहीं तो जो ऐसा संकल्प न करें उनको वोट न देने का जनता संकल्प करें। इस तरह का प्रयास भी जनता के स्तर पर हमें करना चाहिए। बिल्कुल शिवानंद जी, मैं 5 मिनट बोल सकता हूँ? बिल्कुल प्रवीण सर, बिल्कुल बोलें। जो कुछ बातें आई है मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन भी कर दूं और कुछ जानकारी भी साझा करूं। एक तो जजेस की बात आई कि जजेस की संख्या कम है, ये बात स्वीकार है सबको। नए जजेस कहाँ से लाएंगे, उसी में से कोई कम हो जाएंगे, ये बात थी। अब मैं सिलेक्शन ऑफ जजेस के 2 घटना बताना चाहता हूँ। एक तो है मैंगलोर के जजेस ने जो परीक्षा दी है, जो क्वालिफाइड हुआ जो है, उनमें कई लोग जो फेल हुए उनका भी नाम आ गया। जिसने परीक्षा नहीं दी उसको भी जज बना दिया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहुंच गया है। कॉलिन गोंसाल्विस साहब इसको लड़ रहे हैं। मतलब किस प्रकार न्याय का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जो जज कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा वो भी खुद चोर दरवाजे से अंदर घुस रहा है कि जिसने परीक्षा तक नहीं दी है और वो जज का नाम सिलेक्शन हो गया। तो दिस इज द क्वालिटी जिसमें हम जजेस की संख्या के सिलेक्शन की बात करें तो गधा घोड़े सबको इकट्ठे करके एक जगह बैठा देते हैं। सेकंड चीज, ग्राम न्यायालय की जो संख्या है भारत में पूरी, जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ 285, 285 है, 300 भी नहीं है। तो दिस इज वन मोर इन्फॉर्मेशन कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी जो जवाब आएंगे उसके बाद हम लोग फिर कंपाइल करेंगे। तीसरी चीज आ रही है जो स्टे ऑर्डर की बात जो आप लोग ने की कि एक बार रीट पिटिशन कर दिया और कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है बीच में आया हुआ, आप थोड़ा सा उसको देखिए। उसमें स्पष्ट कहा गया है यदि स्टे ऑर्डर भी दिया गया है मगर दैट इज नॉट वैलिड इटरनली, आपको परमानेंट नहीं है, इट इज ओनली 6 मंथ्स। ये ऑर्डर के अंदर क्लियर किया गया कि जो भी पेंडेंट स्टे ऑर्डर दिया जाता है 6 महीने तक, उसके बाद में वो अतः स्वतः खत्म माना जाएगा। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए कि दिस इज वन ब्रेकर कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीना है। यदि आप पिटिशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 1 साल 1.5 साल तो वही बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 6 महीने वाला मामला है उसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, ग्राम न्यायालय इंटरनल जैसे चलते रहेंगे, केस चलता है, तारीख पे तारीख पड़ती है। ग्राम न्यायालय में तारीख पे तारीख नहीं है, कंटिन्यूअस केस चलाना है विदाउट एनी ब्रेक, और केस खत्म ना हो जाए तब तक उसको सुनना है। और यदि ब्रेक करना हो, जज को लगे कोई जरूरी कारण है तभी ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पुलिस की जो बात की विटनेस को ले आने के लिए या उसको बुलाना है, तो उसमें गांव के लोग ही बोल देंगे। सपोज कीजिए अभी बात है कोर्ट में केस चल रहा है और हम बोल देंगे कि शिवानंद भाई नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। गांव का छोटा लड़का वहां होगा, वो बोल देगा नहीं साहब मैं शिवानंद भाई को देखा हूं, तो गांव में है, घर में है या इधर देखा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो जो झूठ की दुकान है वहां बंद हो जाती है। तो इस तरीके के तारीख पढ़ना बंद हो जाता है। तीसरी जो बात आपको एक जो है ये आत्मदीप साहब ने जो कहा उसमें तेलंगाना की बात, उनको पेनल्टी की बात तो बराबर है मगर उन्होंने अभी सीरियसली इंप्लीमेंट करना कोई चालू किया तो उस स्टेट में तेलंगाना भी है। तो दे हैव टेकन इट सीरियसली। मार खा के भी अक्ल आई जो बोलते हैं वो ये तेलंगाना है कि दे हैव नाउ स्टार्टेड टू वर्क ऑन ए प्रॉपर पाथ। और दूसरी क्वालिटी ऑफ जजेस उसकी बात करें तो मैं एक नाम नहीं दे रहा हूं शहर का, बार एसोसिएशन ने हम लोग की जब मीटिंग हुई थी उन्होंने अरेंज किया था जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे थे। मैं थे और हमारे कानपुर के साथी है कैप्टन त्रिपाठी सर, और इश्यू था जो डिस्कशन का करप्शन इन जुडिशरी।
तो उसको बंद कैसे किया जाए, वकीलों का रोल होता है। 10-12 वकील एक ग्रुप बना के बैठे थे बैक साइड में। हम लोग की बात खत्म हो गई, फिर सवाल जवाब की बात आई। उन्होंने कहा कि पटेल साहब ये बताइए, हम लोग के बीवी बच्चों को कहाँ रख के आए, आप उनको पालेंगे? मैंने बोला क्यों, क्या बात है, हम बात कर रहे हैं करप्शन इन जुडिशरी और आपकी इस बात। तो बोले पूरी जितने वकील बैठे हैं सब जानते हैं, हम लोग की मास्टरी है कि वी गेट द जजमेंट अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट। मेरे क्लाइंट के हिसाब से, उनके शब्दों के हिसाब से मैं जजमेंट लाता हूं, एंड फॉर विच वी आर चार्जिंग मनी। अब लोग बोलते हैं आप इतने सारी फीस क्यों लेते हो? सब फीस मेरे पॉकेट में नहीं जाती है, कुछ ऊपर भी जाती है, और जजमेंट्स हम लोग हमारे क्लाइंट के हिसाब से लाते हैं, और ये सबको पता है, सर्वविदित है। ये प्रकार का यदि हमारे कोर्ट सिस्टम, ज्यादातर लोअर कोर्ट में यही हो रहा है। वहां क्वालिटी ऑफ जजेस की बात छोड़ दीजिए, वहां करप्शन इज द प्राइम मोटिव। उसी के अंदर पैसे दे के कोई इधर ट्रांसफर कराओ, उधर ट्रांसफर कराओ, मैं उसमें ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द सब्जेक्ट। ग्राम न्यायालय में इसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। वहां गलत काम करने जाएंगे तो गांव के लोग ही उसको पकड़ के बोलेंगे ये आदमी झूठ बोलता है, ये जज झूठ बोलता है, तुरंत वहां पता चल जाएगा। तो दिस इज एन एडवांटेज। और एक दूसरी एक बात और आई थी, क्वालिटी ऑफ जजेस की, ठीक है, टाइम पीरियड इज ओके। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की मैं बात करना चाहूंगा। आपको 12 साल तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और हम लोग इसको लेके चर्चा भी आज कर रहे हैं। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में आपको बताऊं तो यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक्ड। कई लोग जो जानते होंगे उनको थोड़ा और नजदीक से इनका परिचय करा रहा हूं इस कानून का। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट का कानून भारत के अंदर मोदी सरकार आने के बाद उनको मई या जून उसके अंदर में पार्लियामेंट में उसको रखा गया। पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। राज्यसभा में पास हुआ नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में राज्यसभा में पास हुआ। 1 जनवरी 2016 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने सिग्नेचर किया, और कानून गैजेट नोटिफिकेशन आया जनवरी 1, 2016। उसमें तीसरी या चौथी लाइन में है विथ इफेक्ट फ्रॉम, अक्टूबर की शायद तारीख है, 13 है या 23 है, लिखा है उस तारीख से अक्टूबर 2015 लागू माना जाएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट बैक डेट। वाई? बिना राज्यसभा की मंजूरी, बिना नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के 4 महीना पहले या 5 महीना पहले कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट चालू हो गई थी। तो बिना नोटिफिकेशन की कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट बन जाती है पार्लियामेंट पे पास करने के 2 महीने के अंदर। और ग्राम न्यायालय एक्ट कानून बनने से, नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद भी 12 साल बाद हम लोग लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि साहब इसको लागू करो। दिस एक्सपोजेस दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड। जहां इंटरेस्ट है वहां बिना कानून बनाए कोर्ट चालू कर देते हैं। एंड टुडे ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स आज पूरे भारत में स्प्रेड हो चुकी है, और उसके लिए कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। हाई कोर्ट की एक रूम को, कोर्ट रूम को कॉमर्शियल कोर्ट रूम बना दिया गया। मीन्स हमारी जो फैसिलिटी थी उसी में से लूट लिया, उसी में बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। तो दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट। एक मैनिफेस्टो की भी बात आई, जो शायद आत्मदीप साहब ने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दिस पार्टी और दैट पार्टी। फोरम के ट्रस्टीज 2013-14 में बिफोर इलेक्शन सभी बड़े पार्टियों के, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी से भी मिले। आपके मुरली मनोहर जोशी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उस टाइम तो मोदी कहीं पिक्चर में नहीं था। सबसे मिले, सभी पार्टियों से, और उनसे जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए, और उसके वादा किया कि हमारे मैनिफेस्टो में लाएंगे। सभी ने लाया। 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1.5 पन्ना पूरा भरा हुआ है इसका, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। और जब आज हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2019 का चुनाव भी चला गया, उसमें से कोई भी पालन नहीं हुआ। 2019 में फिर उसको रिपीट किया कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, हम ये करेंगे। टुडे सिचुएशन इज सच कि इन द वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ में हमारा 69th नंबर आया। वाई 69th? बिकॉज आवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज फेल्ड। आज कानून का डर किसको है? जो चोरी करने वाले, बदमाशी करने वाले, गुंडे मवाली है, उनको तो कोई डर नहीं है। दे नो हाउ टू प्ले विद लॉ। जुडिशरी से या कानून से कैसे खेला जाता है, उसमें तो इन लोग की मास्टरी है।
सीधे साधे लोग जो है वो फंसते हैं, और जब वो फंसते हैं तो मतलब आर्थिक रूप से खत्म हो जाते हैं। ये हमारी न्याय की व्यवस्था है, और ग्राम न्यायालय में ये सभी चीज का ध्यान रख के इनएक्सपेंसिव मोड पे कैसे हो वो बात किया गया है। एक बात जो हमसे छूट गई थी स्टार्टिंग में, वो ये कहूंगी जो सभी सिविल सोसाइटियों को लागू पड़ती है, कि इस सभी सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट का इसमें रोल है। गांव के स्तर पे आप एज ए, जिसको कहें कि आपके काउंसिलर, उनके जो है उनके समझाना, बताना, या उनको मेंटली तैयार करना कि आपको अपना केस जज के सामने कैसे रखना है, उसमें सभी सिविल सोसाइटी का रोल है। ये भी कानून में है। हम गांव के अंदर लोगों को ये बता सकते हैं कि भाई आपको अपना केस कैसे चलाना है, कैसे बताना है, क्या करना है, वो रोल है, और यू विल बी पेड। और पेमेंट कौन करेगा? वो नालसा की बात आएगी, लीगल एड क्लिनिक वाले हैं, वो दे विल टेक केयर ऑफ। तो इसके ऊपर हम लोग आगे फिर कभी अब चर्चा करेंगे। आज तो हम इतना ही कहेंगे कि ग्राम न्यायालय एक्ट ईमानदारी से लागू हो, ये देश की 70% जनता के हित में है, और हमको उनको करना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रवीण भाई। और शिवरानंद, मैं जी पृथ्वीपाल जी, मेरा सवाल है, बस ये एक चीज जो है मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरे क्लैरिटी नहीं है। जब हमने ये पंजाब का ग्राम पंचायत एक्ट डाउनलोड किया, तो उसके अंदर लास्ट में आता है ग्राम पंचायत एंड द कोर्ट का ड्यूटीज। तो इसमें लिखा हुआ है कि द क्रिमिनल केसेस, देयर आर ग्राम पंचायत हैव ड्यूटीज टुवर्ड्स द क्रिमिनल केसेस इन द विलेज। तो ये पूरा उन्होंने धारा भी दी हुई है कि जो पंचायत है, इट कैन बिकम ए जुडिशियल कोर्ट। तो ये जब सबसे मेंशन करता हूँ, कोई इसके ऊपर जवाब मुझे मिलता नहीं है कि ये जो है स्पेशली एक्ट्स के अंदर ये चीज आई कैसे। अगर है तो इसको इम्प्लीमेंट हो नहीं रही कि हाउ दैट हैज कम। इसके अंदर पूरा उन्होंने धारा दी हुई है कि ये धारा इसके अंदर आती है, और इवन क्रिमिनल केसेस की सुनवाई, लिसनिंग टू द क्रिमिनल केसेस, ये एक ऐसा एरिया है। ये तो या तो ग्राम सभा का जो क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की इसकी कॉपी नहीं है विच आई कुड शेयर, आई विल ट्राई टू डाउनलोड एंड सेंड इट टू यू, कि भाई देन यू कैन रीड इट। क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ग्राम न्यायालय वंडरफुल, बट अगर पंचायत को ही सम पावर्स हैं, सम जुडिशियल पावर हैं, अगर हैं तो उनको क्यों नहीं यूज किया जाता? अगर नहीं है तो यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत है? यही मेरा क्वेश्चन। आई एम कंफ्यूज्ड टू बी वेरी फ्रैंक। आपकी इस विषय पर प्रवीण सर कुछ आप प्रकाश डालेंगे क्या? देखिए, जो इन्होंने बात की है वो पंचायती राज एक्ट की बात कर रहे हैं। एम आई राइट प्रतिपाल जी? यस यस यस। तो पंचायती राज एक्ट में जो उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा हमको भेज दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। जब तक उसको हम स्टडी नहीं करेंगे हम नहीं बोल सकते। मगर एक बात पक्की है, जो कानून पहले बना है और उसके बाद दूसरा कानून जब बनता है और उसी का रिलेशन हो, तो 90% तो ये होता है कि नया कानून जो बना वो पुराने कानून को ओवरराइड करता है। ओके, दिस इज एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड थिंग है कि ये कानून के बाद दूसरा कानून क्यों बना, क्योंकि उसकी जरूरत हुई। एक कानून की मैं खास करके यहाँ पे उसका उल्लेख करता हूँ कि जिसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आज के बाद बनने वाला कानून भी इस पे लागू नहीं होगा। मैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 की बात करता हूँ, पेशा एक्ट, जिसमें 5th शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र है वहीं पे लागू है। जो भारत का संविधान में 5वीं अनुसूची में ज्योग्राफिकल एरिया बताए गए हैं, उस एरिया की ग्राम सभा जो भी डिसीजन लेगी उसके लिए जो सिस्टम प्रिस्क्राइब की गई है, मीटिंग कैसे बुलाना उसके भी नियम बने हुए हैं। किसी की मर्जी हुई कल मीटिंग बुला लो, नहीं होगा। मीटिंग बुलाने के भी नियम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मिनिमम 15 डेज टाइम है, डुगडुगी बजा के गांव में बोलना है, दीवार पे लिखना है, और पर्पस ऑफ द मीटिंग वो भी लिखना है, मतलब वाइड कंसल्टेशन ऑफ द विलेजर्स। और उस कानून की आखिरी लाइन में है कि आज के पहले कोई भी कानून जो बना हो जो इस
कानून के विपरीत जाता है तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा विद इन 1 ईयर। यदि उसको सुधारें और यदि नहीं सुधरता है तो विद इन 1 ईयर वो अपने आप खत्म माना जाएगा। और आज के बाद कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इस कानून के ओवरराइड करेगा। इट इज स्पेसिफिकली रिटन इन दैट वन एक्ट ओनली, जो कहीं दूसरे कानून में नहीं दिखता है। तो यदि आपके पंचायती एक्ट में नहीं लिखा है और उसके बाद नया कानून बना है तो वो उसको ओवरराइड करता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सर। I will thank you. I will download the latest one and then Yeah. see if it's there or not. If it's there, then Then you can write to your chief secretary कि how it is possible. all right. ये भी क्या लकीर के फकीर है, कुछ भी निकालते जाओ, छापते जाओ और भेजते जाओ। थैंक यू सर। जी, अब कार्यक्रम में अपन आगे आते हैं और हमें लगता है कि हमारे जो भी सब महत्वपूर्ण वक्ता गण थे उन्होंने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख दी हैं। और राहुल सिंह सर बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, वो वापस जुड़े हुए हैं, तो इस विषय में कुछ जोड़ना चाहेंगे क्योंकि शिवानंद जी, इसमें हम अब आगे जो अगर कोई कुछ लोगों ने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ है, आई थिंक हाँ, उनके प्रश्न ले लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके प्रश्न ले लिए जाएं। और हमारे बीच में अंकुर मिश्रा जी, आलोक कुमार सिंह, जयपाल सिंह खींची और हमारे कुछ साथियों ने अपने हैंड रेज किए। तो शुरुआत अपन करते हैं अंकुर मिश्रा जी से। अंकुर मिश्रा जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। शॉर्ट में आप लोग सभी प्रश्न पूछने का प्रयास करिएगा, ऑन साइज। जी सर। जी सर। सर वही है सर, कृष्णमूर्ति जी का फिर से एक ऐसा निर्णय जहां पे हमने उनको राहुल सर के निर्णय की कॉपी भी अटैच करके दी कि सर इस केस में पहले भी ये निर्णय पारित हुआ है। आप धाराओं का उल्लंघन जो हुआ है कि भाई 30 दिन में जो जानकारी देनी चाहिए थी वो 295 दिन के बाद मुझे पहला पत्र जारी हुआ। उन्होंने उस चीज का कहीं उल्लेख नहीं करते हुए अपनी ही भाषा में वो निर्णय दे दिया। मैंने कल निर्णय उस पर भी डाला था और वो यही बोलते हैं कि भाई परामर्श दिया जाता है कि एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से लगा दी जाए सर। जी, तो इस विषय पर मैं आत्मदीप सर को इनवाइट करूंगा कि वो इनके अंकुर मिश्रा जी के प्रश्न का जवाब दें। अंकुर मिश्रा जी इंदौर क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और कृष्णमूर्ति जी जो हमारे वहाँ के राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनके निर्णय से व्यथित है। तो इनको अब आगे क्या करना चाहिए। नहीं, निर्णय अरुण पांडे जी का है इस मामले में। सॉरी, अच्छा अच्छा। देखिए अंकुर भाई, इस वेबिनार में इस तरह के विषय बार बार आए हैं। माननीय भास्कर प्रभु जी इस वेबिनार में नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने बॉम्बे के महाराष्ट्र सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री पोरवाल जी का किस्सा बयान किया था। वो क्या कर रहे हैं, प्रथम अपीली अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जानकारी दी जाए और नहीं मिलती है, फिर आप आयोग जाते हैं तो वो अपील खारिज कर देते हैं कि इसमें तो आदेश हो चुका देने का, अब हमें कुछ करने का बचा है, आप जो वापस जाइए खारिज। इसी तरह माननीय इंदौर संभाग के प्रभारी जी कृष्णमूर्ति जी और माननीय रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार पांडे जी भी, इनके पहले एक चले गए माननीय राजकुमार माथुर जी भी। ऐसे बहुत, आप अकेले नहीं है, ऐसे हमारे फेसबुक पेज पे भी लोग शेयर करते हैं अपनी तकलीफ इस तरह की। बहुत निर्णय हो रहे हैं ऐसे जिनको सिर्फ हम न्यायिक के नाम पर अंधेरगर्दी कह सकते हैं। न्याय के नाम पर न्याय के मुंह में राख डालने वाला काम। और कोई उनको इस बात का बोध ही नहीं है, न तो उन्होंने कानून ठीक से पढ़ा है, केवल सुख सुविधा के लिए वो इस पद पर हैं। और जैसा सरकारी या दफ्तर में कार्यप्रणाली रही है कि फाइल को लटकाना, निर्णय नहीं करना, क्या करना तो ऐसा करना कि बस अपनी सिद्धि हो, जनता का कुछ भी हो ना हो, तो वही कार्यप्रणाली सूचना आयोगों में भी आ गई है इन रिटायर्ड नौकरशाहों के साथ। आप देखेंगे जो सिविल सोसाइटी से सूचना आयुक्त बने हैं आज तक, माननीय शैलेश गांधी, राहुल सिंह जी से लेके उस जमात में हम भी हैं, अभी भी राजस्थान में नारायण बारट हैं, आशुतोष शर्मा रहे हैं, वो यूपी में हरियाणा में भी बने हैं, जितने भी बने हैं, दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग में भी भट्टाचार्य जी रहे हैं। ऐसे सब लोगों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ये सब सिविल सोसाइटी के समाज के लोग थे, तो इनका कमिटमेंट पूरा समाज के प्रति था, नौकरशाही के प्रति बिल्कुल नहीं। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कानून को बहुत गहराई से पढ़ा, उसके सारे प्रावधान ज्ञात किए और उनका जनता के हित में सदुपयोग करके बहुत अच्छे फैसले दिए, ऐसे फैसले दिए जो नजीर बने। इसके विपरीत आप सारे जो रिटायर्ड सूचना आयुक्त थे, उनका रिटायर्ड नौकरशाह सूचना आयुक्त बने हैं, उन सबका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उनमें से मध्य प्रदेश के हीरालाल जी त्रिवेदी भी शामिल हैं। उन वैसे इक्का दुक्का अपवादों को आप छोड़ दीजिए, बाकी सबका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है जैसा आप कृष्णमूर्ति जी का के बारे में शिकायत कर रहे हैं।
हमने आपको बताया था ये मध्य प्रदेश सूचना आयोग में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने फैसले में लिखा कि सूचना आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं किसी को। अपीलार्थी ने जुर्माना लगाने की मांग की थी लोक सूचना अधिकारी, तो उन्होंने लिखित में आदेश भी लिखा कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं एक्ट में कि हम जुर्माना लगा सकते, ऐसी अंतर्गति भी हो रही। तो कोई विकल्प नहीं, हम इस पे कई बार बात कर चुके हैं, सिवाय हाईकोर्ट जाने के या इस तरह के बहुत सारे निर्णयों से जो लोग व्यथित हैं वो आके आयोग पे धरना प्रदर्शन या उनका घेराव करें, ज्ञापन दे मुख्य सूचना आयुक्त को कि इनको कानूनी प्रशिक्षण दीजिए, ये अंधेरगर्दी रुकवाइए, राज्यपाल से इस तरह की चिट्ठियां लिखवाएं। इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पे ये काम और जी, और आत्मदीप सर इस विषय में हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो राजस्थान और हरियाणा के जो ग्रुप एक्टिव हैं, जैसे हमारे ताराचंद भाई साहब यहाँ पे होंगे, साथी ताराचंद जी हैं और राव धनवीर जी हैं, आप थोड़ा सा उनसे भी संपर्क करिए और आरटीआई कानून के उल्लंघन पर कैसे थोड़ा सा आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह का प्रावधान है वो आपको अवश्य इसके विषय में थोड़ा सा अवगत कराएंगे, तो ये भी एक तरीका है। अब हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो साथी गण कार्यक्रम में है वो ग्राम न्यायालय से संबंधित और उससे जुड़े हुए जो आरटीआई के मामले हैं जिसमें प्रश्न करेंगे, तो हमारे बीच में प्रवीण जी हैं और कारिया जी हैं, ये सब एक्सपर्ट है इस विषय पर। इन्होंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 5 स्टेट्स को 1-1 लाख रुपए फाइन लगवाया हुआ है और कैसे इसको, तो अपन उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, फोकस करें। तो आप लोग जो प्रश्न है अपना ग्राम न्यायालय को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे ग्राम न्यायालय आप सभी के स्टेट्स में लागू हो, जिलों में लागू हो, इस पर यदि आपके प्रश्न केंद्रित रहेंगे तो बड़ी खुशी होगी। इसमें अगला प्रश्न लेते हैं जयपाल सिंह खींची जी का। जयपाल सिंह खींची जी पूछिए अपना प्रश्न। शिवानंद जी एक निवेदन जोड़ दें बीच में एक लाइन का। जी बिल्कुल बिल्कुल आत्मदीप सर अवश्य। मध्य प्रदेश में कुछ सूचना आयुक्तों के पद खाली हो गए और कुछ अभी बहुत जल्दी खाली होने वाले हैं, और सरकार के जीडी में हमें पता लगा नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। तो जैसा अभी इंदौर वाले भाई ने, अंकुर जी ने पीड़ा बताई, और ऐसे जो भी लोग व्यथित हैं रिटायर्ड अफसरों के सूचना आयुक्त बनने से, उनके गलत फैसलों से, इस अन्याय से बचने का एक ही तरीका है कि हम सरकार को, मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां लिखें कि सिविल सोसाइटी के लोगों को, ज्यादा योग्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूचना आयुक्त बना जाए, रिटायर्ड नौकरशाहों को हरगिज न बनाया जाए, क्योंकि इनके बहुत अनुभव खराब रहे हैं। उसके साथ अपने निर्णय डिसीजन भी दे सकते हैं, और मीडिया के जरिए भी मांग उठाएं और ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां लिखवाएं आप सत्तारूढ़ दल के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, संबंधित मंत्रियों को, विपक्ष के प्रमुख नेताओं को, तो शायद कोई भला हो सकता है अगर जन दबाव से वो लोग नौकरशाहों से छुट्टी पा लें। जी सर। बिल्कुल, इस विषय पर अभियान चलाइए और सभी साथी जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और दूसरे स्टेट से भी हैं, वो भी मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आप लोग पत्र लिखिए, जीएडी को पत्र लिखिए, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखिए, और हम एक ड्राफ्ट तैयार करके आपको ग्रुप में 1-2 दिन में शेयर कर लेंगे इस विषय पर। जयपाल सिंह खींची जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर। श्रीमान जी, मैं पहला तो ये कहना चाहूंगा, पहले मध्य प्रदेश जो ग्राम न्यायालय था वो व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी थी, और वो जो 10 ग्राम पंचायतों की एक जो ग्राम न्यायालय हुआ करता था, वो ग्राम न्यायालय आपके ही गांव जो टोड़ी में था श्रीमान जी, वहां पे ग्राम न्यायालय प्रधान भी थे और उनकी जो टीम थी 7 सदस्य वो भी थे, एक चौकीदार भी था, जो संबंधित ग्राम न्यायालय में जो विषय आते थे, जैसे आदरणीय पटेल साहब ने बताया, सहज सरल भाव से बिल्कुल स्मूथली तरीके से निर्णय होते थे, और ऐसा लगता था जैसे परिवार में निर्णय हो रहे हैं, और वो निर्णय सटीक होते थे और मिसाल के तौर पर होते थे। जैसे कोई खेत बाड़ी का झगड़ा होगा छोटा, तो वो ग्राम न्यायालय में आता था, छोटा छोटा लड़ाई की झगड़ा, तो वहां बैठ कर निर्णय होते थे, और बहुत अच्छे तरीके से निर्णय हो करके वो एक पारिवारिक भाव से होते थे और द्वेषतापूर्ण नहीं होते थे, ना ही उनको लंबा खींचा जाता। हफ्ते दर हफ्ते, जैसे हमारे यहाँ 8 बाजार लगता था मंगलवार को, उसी रोज उसकी बैठक होती थी। एक रोज में कम से कम और अधिक से अधिक 10 से 12 और 20 तक उसकी पेशियां ली जाती थी। जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो मेन खेती बाड़ी और एक दूसरे का मकान अतिक्रमण से संबंधित होते थे, और कुछ लड़ाई झगड़े होते थे। तो छोटी छोटी धाराओं में जो विशेष करके ग्राम न्यायालय के लिए थी, उसमें बहुत अच्छे निर्णय, वो प्रथा पुनः बंद कर दी गई। वास्तव में आपने जो विषय उठाया बहुत ही दिल की गहराई को छू लेने वाला विषय है, क्योंकि आम लोगों को, जैसा अभी आत्मदीप सर ने कहा, सभी ने कहा, 60% लोग जन आबादी जो आबादी है वो इसी से जुड़ी है, और ये पुनः चालू होना चाहिए। क्या कारण, किस कारण,
कौन ऐसा वो लेके आया जिसके कारण ये ग्राम न्यायालय बंद हुआ? ये पुनः चालू होना चाहिए। जो आपस में द्वेष था वो न्यायालयों की वजह अधिक बढ़ रहा। क्यों? कि पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख दी जाती है और कोई कार्य नहीं होता। सिर्फ वकील लोग जो होते हैं, जो जिस लाइन में उनको खड़ा कर देते हैं या जिस प्रवृत्ति प्रवाह धारा में वो बह जाते हैं, और सिर्फ लूटने के अलावा कुछ नहीं है। ग्राम न्यायालय गांव को मजबूत करेगा, व्यक्ति को मजबूत करेगा और भाईचारा को पुनः लौटक के लेकर आएगा। मेरा ये जो भी सुझाव है श्रीमान। बहुत अच्छा आपका सुझाव है जयपाल सिंह खींची जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण अपने अनुभव भी शेयर किए हुए। तो प्रवीण भाई को यहाँ पर ये जानकारी भी मिली होगी कि मध्य प्रदेश में भी ये लागू हुआ था और कहीं ना कहीं इसको पुनः इसको रिजुविनेट करने की आज आई विल आवश्यकता है। टेक 1 मिनट। इनमें मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, कुछ ग्राम न्यायालय बनी भी है और उनके पैसे भी दिल्ली से जो आए हैं उनके पैसे भी इन लोग ने खर्च किए हैं। और जैसे आपने कहा कि ग्राम न्यायालय को बंद कर दी गई है, ये बंद करने का काम वहीं के लोकल जो स्थानीय नेता होंगे उनके प्रेशर से हुआ है, क्योंकि वहां कोई चीज छुपती नहीं है, लोगों के सामने सब कुछ होता है। तो आपको इस बारे में जो ग्राम न्यायालय कब से बंद हुई है, क्या हुआ है, उसका एक मेमोरेंडम बना के शिवानंद जी को भिजवा दीजिए। हम लोग इसको जरूरत पड़ेगी तो आगे क्या करना है वो आपको बताएंगे। आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस को भी गांव की तरफ से दे सकते हैं बिना हम लोग का रेफरेंस दिए, तो चीफ जस्टिस को भी पता चलेगा कि ये लोग एक तरफ मेरी कोर्ट में जवाब दिया है और दूसरी तरफ यहाँ बंद करके बैठे हुए हैं। देखेंगे, वी कैन कोऑर्डिनेट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। अभी अगला प्रश्न आप ले लेते हैं। हमारे आलोक कुमार सिंह जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, यूपी से है आलोक कुमार सिंह जी। अपने आप को, आप वकील है और पेशे से। आलोक कुमार सिंह जी सुन पा रहे हैं? काफी समय से आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करें। हमें लगता है कि आलोक कुमार सिंह जी को कुछ दिक्कत हो रही है, उनका नेटवर्क आउट ऑफ रेंज है और बहुत कम लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, आलोक कुमार सिंह जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बताएं। राहुल सिंह सर और बाकी उपस्थित सभी लोगों को आज का जो विषय, सर मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? नहीं, बहुत स्पष्ट तो आपकी आवाज नहीं है, कहीं ठोंक ठाक की आवाज आ रही है। चलिए आप नेटवर्क के क्षेत्र में आ जाइए, फिर बाद में चर्चा होगी। और अस्थायी तौर पर हमारे बीच में नित्यानंद जी भी शायद कार्यक्रम में जुड़े थे, लेकिन अभी वर्तमान में है कि नहीं। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं क्या? नित्यानंद जी नहीं। शिवेंद्र मिश्रा जी आप हैं, एडवोकेट है, आप क्या अपना कुछ अनुभव रखना चाहेंगे इस विषय पर? शिवेंद्र मिश्रा जी। सर मेरा क्वेश्चन था एक। जी बिल्कुल, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, हमारा मोबाइल नंबर ही आपने अपनी स्क्रीन पे पासवर्ड जो था उसको डाल दिया। आपका शुभ नाम थोड़ा सा बताएं, अपना परिचय और अपना प्रश्न पूछें। सर मैं एमपी से गोपाल मालवी बात कर रहा हूँ सर, और लॉ का विद्यार्थी हूँ, अभी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा सर। सर एक्चुअली जो ये पीआईएल और रीट पिटीशन जो जारी की जाती है सर, तो इसके लिए क्या ड्राफ्ट रहता है सर? इसमें मतलब सर क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़ते हैं? प्रवीण सर को इस विषय में काफी अनुभव है, आप बहुत इसको लगाते नहीं, और भी कोई वकील जवाब देना चाहे तो देखिए, नहीं तो फिर बाद में हम देंगे। वकील गण यहाँ पर शायद हमारे ख्याल से हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं। आप इसका जवाब दें। आप बहुत पीआईएल आप लगाते रहते हैं और एक पहली बात तो कैसे लगा सकते हैं? हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हो, पढ़ें सर? जी सर। प्रवीण भाई किसी वकील, तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं? वकीलों के भी वकील हैं, इसलिए आप अथॉरिटी हैं जवाब देने। मैंने तो किताब कानून की पढ़ी नहीं है, मगर रीट पिटीशन में बनाता हूँ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी हम देते हो। अभी खैर छोड़िए, सिंपल है। मैं तो बोल रहा हूँ पिटीशन बनाना मतलब इट इज जस्ट राइट लाइकिंग एन ऐसे कंटिन्यूस, आप क्या चाहिए और उसके क्या कारण है उसको आप जस्टिफाई कीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, बट यू नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट। हमारे जो स्टूडेंट की बात करो, उन्होंने कहा कि रीट में और पीआईएल में क्या फर्क है। एम आई राइट? यस सर। बंद कर दिया है उन्होंने। यस, एम आई राइट? जी सर जी। देखिए, रीट के अंदर आपका कोई पर्सनल एजेंडा हो, यदि किसी ने आपको कुछ
आपका पर्सनल जो फंडामेंटल राइट का अधिकार हनन किया हो या कुछ हो, जिससे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसको आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मगर जिसको बहुत सारे लोगों को कोई निर्णय से प्रभावित हुआ है, वो जिसको जनहित कहते हैं, तो वो पीआईएल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, जहां आपका इंटरेस्ट या मेरा इंटरेस्ट या किसी तीसरा आदमी का इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। और यदि आपने पीआईएल फाइल की है और उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट प्रूफ होता है, या आपने पब्लिसिटी के लिए किया है कि भाई मैं ये हूं करके मेरे को अखबार में मेरा नाम आए, मैं ये करें, तो कोर्ट ये देखती है कि ये झूठी पीआईएल है, तो आपको हैवी पेनल्टी का भी उसमें प्रावधान है। रिट पिटीशन में वो चीज नहीं है। रिट पिटीशन में आपका सब्जेक्ट है, आपके साथ जो नुकसान हुआ है या जो अधिकार का हनन हुआ उसके ऊपर आप बात करिए। कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तो एडमिट करेगी और आगे चलेगी, और नहीं सेटिस्फाई होगी तो रिजेक्ट करके रख देगी, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर झूठी मूठी पीआईएल फाइल करेंगे और एक हैबिचुअल पीआईएल फाइल करने वाले हो जाएंगे कि ये तो हर दूसरे दिन कोर्ट में आ जाता है कुछ लेके, और उसमें जस्टिफिकेशन क्या है, तब उसमें तोड़फाड़ ज्यादा होती है। तो मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहूंगा, मगर अभी विगत 6 महीनों में 2-3 पिटिशनर को इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है कि विड्रॉ कर रहे हैं या मैं पेनल्टी लगाऊं, और उन्होंने चुपचाप विड्रॉ कर लिया। तो खैर दिस इज द डिफरेंस। और दूसरी बात, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सवाल आपसे अपेक्षा नहीं थी, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पूछता तो अच्छा लगता। थैंक यू। जी सर, चलिए धन्यवाद कोई बात नहीं। सर। बोलिए। प्रश्न आपने पूछ लिया है, तो प्रवीण भाई ने आपके प्रश्न का बहुत ही सार्थक जवाब भी दे दिया है, और कम से कम इसी जवाब से हम सब जो कानूनी उतना ज्ञान नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को भी काफी कुछ इसमें ज्ञान हासिल हुआ है। अब कार्यक्रम में आगे प्रकाश जी का हैंड रेज है और बहुत सारे फूल और गुलदस्ते दिख रहे हैं। प्रकाश जी पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते, मैं सॉरी चाहूंगा, ग्राम न्यायालय के बारे में नहीं है, जनरल अपील की हियरिंग के बारे में है। तो एक्चुअली मेरा एसपीआईओ ने कुछ जवाब नहीं दिया, पीआईओ ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिख के उनको दिया कि एसपीआईओ ने जवाब नहीं दिया, एसपीआईओ ने कुछ एक्शन नहीं लिया। सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है। हाँ, तो उन्होंने जो कुछ मतलब उनका ऑर्डर निकला, उन्होंने लिखा क्या, मतलब ये इसमें अपील अधिकारी कुछ करना चाहिए, उनको करना चाहिए पहले, बाद में फिर हम इसको बाद में कुछ उनसे समाधान नहीं होता तो फिर आप हमें हियरिंग के लिए लिखिए, ऐसा उन्होंने जवाब लिख के वो कंप्लीट कर दिया सेकंड अपील। तो अभी बोलिए आप, मुझे क्या करना चाहिए? और उन्होंने बाद में फर्स्ट अपील में मुझे बुलाया है, पुलिस डिपार्टमेंट का है सुप्रिंटेंडेंट ने, तो वहां कम से कम 10-15 लोगों को एक साथ बुलाया, मतलब 10-15 फर्स्ट अपील एक साथ रखे हैं, सब पुलिस अधिकारी वहां खड़े हैं, उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हैं, और फिर वो 1 घंटा लेट भी हो रहा है। मतलब मैं तो वापस आ गया था, राइटिंग में दे दिया उनको, मेरे को क्या आर्गुमेंट देना है, तो ऐसा है। और दूसरी बात, पीआईओ ने 1 दिन पहले मुझे रिस्पांस किया जो इनसफिशिएंट रिप्लाई है, और वहां जाके शायद बोला उसको अपने अधिकारी को कि मैंने जवाब दे दिया। तो अभी सर मुझे क्या करना चाहिए सर? इस विषय में आपका प्रश्न ठीक, आत्मदीप सर हैं, आत्मदीप सर सब जवाब दे सकते हैं, और हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, तो आप आत्मदीप सर आप ही जवाब दे दें। देखिए, एक तो माननीय प्रवीण भाई पटेल जो कह रहे थे उसमें एक पंक्ति में और जोड़ना चाहूंगा। लास्ट में उन्होंने जो बात कही, भोपाल के एक आरटीआई एक्टिविस्ट से भी जो मूलतः रीवा से के ही हैं, वो बहुत लगाते हैं, उनपे सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका लगाने पे 50,000 रुपए की कास्ट लगाई, मतलब हर्जाना लगाया, और उन्हीं सज्जन पे वो एनवायरनमेंट के भी एक्टिविस्ट बनते हैं। एनजीटी ने भी 50,000 रुपए की कॉस्ट उनको पता है। अब ये जो बंधु अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, ये हमें आवाज कम होने के कारण ठीक से सुनाई नहीं दिया शिवानंद जी, आप संक्षेप में अगर बता दें जवाब किस बात का देना है तो हम 2 जवाब दें। इनकी आवाज कट रही थी एक्चुअली बहुत, लेकिन इन्होंने शायद लोक सूचना अधिकारी ने इनको जवाब नहीं दिया, और इन्होंने इसकी प्रथम अपील की।
हाँ, प्रथम अपील इन्होंने करी और प्रथम अपील के बाद जब ये द्वितीय अपील पे गए तो इन्होंने शॉर्ट में बता रहे हैं कि लिख दिया कि लोक सूचना अधिकारी ने हमें ये जवाब दिया या नहीं दिया, और प्रथम अपीली अधिकारी ने इस पर ये जवाब दिया। 2 लाइन में इन्होंने लिख करके उसकी अपील कर दी है। तो अब इनको दिक्कत कहाँ पे हो रही है? प्रकाश जी थोड़ा सा बताइए, आयोग ने क्या कहा आपको, एक बार फिर बताइए थोड़ा सा। वही तो सेकंड अपील अधिकारियों ने वो फाइनल ऑर्डर निकाला, उसमें ये लिखा कि प्रथम अपील अधिकारी को मतलब कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो वो पहले कार्रवाई करे, बाद में हम इस पर सुनवाई करेंगे। अगर वो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ एप्लीकेंट, तो मुझे लिखे, हम बाद में इसकी सुनवाई करें। अच्छा, आप ये बताइए, क्या ये मामला आपका महाराष्ट्र का है क्या? नहीं, गुजरात। क्या सूचना आयुक्त पोरवाल जी थे क्या? वीरेंद्र पंड्या ऐसा कुछ है मेरे पास ऑर्डर। एक मिनट, ऑर्डर है, ये है ऑर्डर। टाइम लगते हैं नहीं, ये नहीं। और ये भी बता दीजिए, प्रथम अपील करने के कितने दिन बाद आपने द्वितीय अपील की थी? वो तो टाइम लिमिट के बाद ही, 45 डेज के बाद सर। ठीक है, तो देखिए ये जवाब जिन्होंने भी सूचना आयुक्त ने दिया है बिल्कुल विधि के विपरीत है। जो धारा 19 के प्रावधान है उनके किसी भी खांचे में आदेश फिट नहीं बैठता है, बल्कि ये कानूनी अज्ञानता का द्योतक है। आप प्रथम अपील में जो भी कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए सेकंड अपील में गए। उस पर निर्णय करना आयोग का कानूनी दायित्व बनता है। जज सूचना आयुक्त को आपकी अपील पे निर्णायक फैसला अपने आदेश में लिखना चाहिए था, बजाय इस टालने के कि इस पे प्रथम अपीली अधिकारी विधि अनुसार कार्रवाई करे। ये तो टालने वाली बात है। प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं हुआ अपीलांट, इसीलिए तो सेकंड अपील में आया। अब उसको वापस वहीं भेज के केवल टाल बटोल कर रहे हैं या दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयास। ये नियत मंशा साहब हंसने वाली बात है सर। एक्चुअली हेलो, उसके बाद क्या हुआ, वो जो प्रथम अपील अधिकारी है उन्होंने एक अपील रखी एक दिन, जिसमें वो कम से कम 10-15 लोगों की एक साथ अपील रखी। तो वहां पे वो तो हो सकता है, हाँ, तो लेकिन 10-15 वो सब पुलिस अधिकारी वहां खड़े हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन के अपोनेंट वहां खड़े हैं, और वो 1-1.5 घंटा तक लेट कर रहे हो। और वो सब ठीक है। देखिए एक साथ बहुत सी अपीलें ली जा सकती है सुनवाई में, एक दिन में 15 तो बहुत कम है, ज्यादा भी ली जाती है। सूचना आयोग में भी एक साथ एक सीटिंग में 15-20 को अपीलें तक ली जाती है, तो वो सब तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने एक दिन पहले मुझे रिप्लाई किया, मतलब वो लेटर तो मुझे बाद में मिला, एक दिन पहले रिप्लाई किया, और वो इनसफिशिएंट है। देखिए इसमें आप या तो ये करिए कि आपका पक्ष कानूनी रूप से मजबूत है, आप या तो हाई कोर्ट में रिट करिए, और वहां नहीं जाना चाहते हैं तो सूचना आयुक्त से मिल के धारा 19 के प्रावधान अच्छे से पढ़ लें कि अपील पे उसमें क्या क्या करना चाहिए सूचना आयोग को द्वितीय अपील पे, और वो प्रावधानों के साथ आप सूचना आयुक्त से मिलें और उनको कहें कि आप अपने निर्णय पे पुनर्विचार करके संशोधित आदेश जारी करें, जो न्याय हित में किया जा सकता है। आप पुनर्विचार की पुनरावलोकन की मांग कर सकते हैं, और नहीं तो मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायत कीजिए कि इनको आप निर्देशित करें कि ये इस तरह से न्याय के नाम पर अन्याय न करें, ये घटनाक्रम है। एक लिखित मेमोरेंडम बना के ले जाइए, तो उनको भी दीजिए, गवर्नर को भी भेजिए। सबसे अच्छा तो होगा पर्सनली संबंधित सूचना आयुक्त से मिलकर उनको कन्विंस कर दें कि उन्होंने जो किया वो विधि के अनुकूल नहीं है। दूसरे सूचना आयुक्त इसलिए वो सही करे। सूचना आयुक्त सर, उनको मैंने वो जब सुनवाई करवा रहे थे तो उनको लिखा था कि आप मेरे सुनवाई की मतलब परमिशन दिए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब हाँ, दो सुनवाई थी, तो उन्होंने तो परमिशन दिया नहीं, और बाद में प्रवीण सर कार्यक्रम में इंफॉर्मेशन किया भी था। एक सेकंड, थोड़ा सा चलिए। प्रवीण सर कार्यक्रम में लीव करना चाह रहे हैं उनकी, हालांकि अगर आपका नंबर कई सारे लोग पूछ रहे हैं, आप लगा रहे थे हमें प्रवीण सर, और आपका नंबर कई सारे लोग पूछ रहे हैं, आत्मदीप सर भी उनमें से एक हैं जो आपका नंबर जानना चाह रहे थे, तो आप अपना नंबर उचित समझे तो शेयर कर लें, या ईमेल एड्रेस जो भी आप उचित समझे ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा, जिनको चाहिए उसमें। ये आत्मदीप जी को आप दे सकते हैं। बाकी इतने फोन आते हैं मैं खुद परेशान हो जाता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ईमेल आईडी मेरा दे दीजिए, जिनको जो सवाल पूछना ईमेल में कर दें। जी। और दूसरी बात यह है कि मैं अगले संडे के लिए आपका जो प्रोग्राम है उसको टॉपिक मैंने दे दिया हूं, तो मैं अभी आपसे इजाजत चाहूंगा।
जी बिल्कुल। ठीक है अगला सर, कार्य, सभी को नमस्ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अब कार्यक्रम में अभी अपन आगे बढ़ते हैं और अन्य जो भी आरटीआई से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं तो हम ले लेते हैं। अभी हमारे पास और भी समय है। हेलो सर, मैं विजेंद्र कुमार। हाँ विजेंद्र कुमार जी बताइए, विजेंद्र कुमार जी बताइए। जीवानंद जी, सर, मैं आपसे एक अधिकारियों के खिलाफ मैंने डाला था सर। हेलो हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ मैं सुनाई ये दे रही कहना है चाह आपकी रहा था आवाज। कि मैंने आरटीआई डाला है आईएएस अधिकारियों, मैंने उस पर भेजा भी है, ग्रुप में भेजा भी है सर इसका स्क्रीनशॉट कि मैंने आरटीआई कैसे मांगा है। आईएएस पदाधिकारी जो है हमारे, वो मेन उत्तरदायी होते हैं जवाब उपलब्ध कराने के और निष्पादन के। अब वो उस वर्क को न करके ओएसडी और ये मतलब सहायक कर्मियों से कराते हैं और काम निष्पादन ही नहीं होता है कभी सर। इसलिए मैंने ये आरटीआई मांगा है और इसके जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे करें। तो मांगने का मेरा या तरीका गलत है या क्वेश्चन ज़्यादा मैंने पूछ लिया है। विषय मेरा एक है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एराइज होना होगा ही, क्योंकि चलिए सीरियल नंबर चलिए से सारी चलिए आप जानकारियाँ लेनी है चलिए तो इतने आपकी तो होंगे आपकी ही। बात समझ में आई है। आत्मदीप सर आपका जवाब दे रहे हैं, उन्होंने इस विषय पर एक ऑर्डर भी दिया था। आत्मदीप सर। हेलो जीवानंद जी, अच्छा होगा कि इस प्रश्न का जवाब आप खुद दें, क्योंकि हमें नहीं पता इन्होंने किन बिंदुओं उपबिंदुओं की जानकारी मांगी है। जो आरटीआई के हिसाब से सूचना और अभिलेख की परिभाषा में वो बिंदु आते हैं कि नहीं, तो आप समझ के और आप मैं भी एक बात दे बोलना सकते चाह रहा हूँ विजेंद्र सर। कुमार जी, आपने कितने हाँ बिंदुओं सर, की मैं एक जानकारी बात मांगी? बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं पहले बोलना चाहता हूँ, मेरा नियुक्ति जो है संविदा कर्मी के रूप में बहाल है सर। और ये जो इनकी जवाबदेही जो आईएएस पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इन्हीं को निधि निर्देश है कि यही अंतिम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये हर चीज से बाहर है, आरटीआई से बाहर है। कोई जवाब देना हो तो ये खुद लेते नहीं है, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं। अब हमारा प्रधान सचिव जो क्या नाम है, जो हमारा कार्मिक स्थल है, वो जवाब देता नहीं है। तो मैं इसीलिए इनके खिलाफ मैं जाने के रास्ते पूछना चाहता हूँ, तो रास्ते ही नहीं बता रहे। यानी कि बिना आरोप के संविदा कर्मी को सरकारी कर्मियों के द्वारा शोषण ही शोषण करके हटाया गया है, और ना ही अब उसमें साक्ष्य प्रमाण पत्र देते भी हैं तो देखते नहीं है। ये पूरे मेरे ही राज्य की नहीं, या हर एक राज्य की समस्या है। इसको मैं दूर करना चाहता हूँ। हेलो हेलो जी जी हाँ हेलो ठीक है, आपकी बात समझ में आया। आत्मदीप हेलो सर, हाँ सर। इनके प्रश्न का आप ही जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपके पास दो रास्ते हैं साफ साफ। एक तो रास्ता है अभ्यावेदन देने का, ज्ञापन गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को और आपके कलेक्टर के ऊपर जो भी ऑफिसर हैं, संभाग आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, जो भी आपके स्टेट में होते हैं, और चीफ सेक्रेटरी वगैरह, इनको आप लिख सकते हैं कि ये जो भी अनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में तथ्यों के साथ और जो सबूत लगा सकते हैं वो भी अवश्य लगाएं। और दूसरा रास्ता, किसी वकील, अच्छे वकील से सलाह लेके आप अदालत का में गुहार लगाएं। ये दो ही रास्ते, अच्छा क्योंकि सर, तो ज्ञापनों पहला पे जो कई बार रास्ता, कार्रवाई समय पर नहीं होती है, हाँ हाँ, आपने लेकिन जो उम्मीद तो बोला है रहती है पहला ज्ञापन रास्ता, भेजने। नहीं सर, आपने जो बोला मैंने उसका पालन कर चुका हूँ। इसीलिए उस पालन के दौरान में ये आईएएस अधिकारी जो है, जो मुख्य राज्य सचिव तक गए हैं और राज्यपाल तक गए हैं, वो नहीं कर रहे हैं इसमें। तब जाकर मैंने आपसे ये आरटीआई मांग रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर चैनल मालूम हो। प्रॉपर चैनल ही नहीं बता रहे तो मैं क्या बोलूँ। एक बार नहीं, मैं सेंट्रल से भी मांगा हूँ, इसको 2 बार सेंट्रल से मांगा, तो फिर बिहार राज्य में आ गया, तो बिहार राज्य में आईएएस पर जांच की आ गई, तो जांच के तहत आईएएस फिर बच जा रहे हैं, क्योंकि ओएसडी कर रहे हैं। ओएस मतलब कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं हर विभाग में, वो इसका जवाब देते हैं। अब मेन अधिकारी जवाब ही नहीं देता है। कुल मिला के एक संविदा कर्मी के साथ सेवा के दौरान अन्याय होने से संबंधित ही मसला है पूरा आपका। हाँ 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 हाँ, तो आप इसमें न्यायालय की शरण ले सकते हैं अच्छे वकील से सलाह लेके, क्योंकि ज्ञापन वाला हिस्सा वो सब कार्रवाई आप कर चुके हैं और रिजल्ट कोई आया नहीं। एक और बात पूछना था सर मैं आपसे, कि मैंने एक बार हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट में क्या मान लीजिए कि मेरे वकील ने गलती कर दी कि भैया कि केस वापस ले लिया,
अब मैंने यहाँ पर जिला पदाधिकारी के यहाँ उस साक्ष्यों को दिखाता हूँ तो कहता है केस वापस ले लिया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि साक्ष्य प्रमाण पत्र को नहीं देख रहा है। दूसरे वकील से बात कीजिए, किसी और ढंग से वो हो सकता है दोबारा केस, लेकिन और ऐसे वकील से आप दोबारा क्यों संपर्क कर रहे हैं जिसने गलती से आपका केस वापस ले चुका है एक बार, उसी को आप दूसरा मौका क्यों? नहीं, अभी मैंने दिया नहीं है, मैं हाई कोर्ट में गया था, जैसे हाई कोर्ट कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में ये हुआ है तो मैं उसका साक्ष्य प्रमाण पत्र जरा, मान लीजिए मुझे नौकरी नहीं दे सकते, आरोप से मुक्त तो कर सकते हैं ना जिला अधिकारी, ये नहीं कर सकता? हाँ, उस मुद्दे को तो किया जा सकता है ना? जी हाँ। हेलो, पर किया जा सकता है अगर आपकी बात का विजेंद्र कुमार शिवानंद जी, शिवानंद जी, मुझे लगता है बीके सिंह जो उनका सवाल है बहुत ही स्पष्ट है और इनके स्पष्ट सवाल का जवाब ये गलत जगह प्रयास ही कर रहे हैं। अब क्योंकि संविदा और नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है तो सहायक श्रमायुक्त के समक्ष ही अपना आवेदन दरखास्त लगा दें। लगाए हुए हैं सर, एक प्रॉपर चेक, तो फिर आगे तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में वहीं पे आप बोलिए कि साहब इसमें आदेश कर दें, क्योंकि वहां से आदेश होगा तो श्रम न्यायाधिकरण में जाएगा, वहां से आपका अवार्ड हो जाएगा, आप सही जगह स्थापित हैं। तो फिर आरटीआई में ये व्यवस्था, देखिए आरटीआई एक सूचना का कानून, एक व्यवस्था उनके लिए मिली थी जिनको बेचारों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, या बहुत से ऐसे कार्य जो सरकारी व्यवस्था की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरे साहब, आपके लिए तो प्राधिकारी उपलब्ध है, आप प्राधिकारी के समक्ष जाइए और साथ ही साथ सूचना का अधिकार आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी प्राधिकारी के कार्यालय में करिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है हर चीज को बताने के लिए। एक मिनट सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सर ये है मेरा विषय जो है, अगर मेरी बात स्पष्ट पूरी आ रही हो तो आज के विषय पर मैं कुछ कहना चाहता था, शायद मेरी बात पूरी पहुंची नहीं थी, इस वजह से मैं अनम्यूट हूँ। हाँ सर, मेरे को सर एक मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं कह लेता हूँ पहले सर, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविदा कर्मियों के लिए कोई भी बिहार सरकार में कहीं भी पक्ष रखने की मूल मंत्र है ही नहीं, इसीलिए मैंने ये मांगा है सर कि इनके मूल दायित्वों को मैं बता सकूं कि कैसे कैसे ये मतलब कि हमारे जिम्मेवार हैं ये। जब ये मूल जिम्मेवारी को नहीं कर सकते हैं, नौकरी का हटाने के लिए का पत्र देने के लिए सबसे पहले है, अब बकाया राशि को उपलब्ध कराने के लिए सबसे पीछे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, ये कहाँ का बात है? नहीं विजेंद्र, इसलिए मैंने ये मांगा। विजेंद्र कुमार, ये भी इस बात को समझने का प्रयास करिए, जो जानकारी आपने मांगी है वो आपने जो मांगा है बिल्कुल सही। आपने श्रमायुक्त का कार्यालय बना है और अपर श्रमायुक्त वहाँ स्थापित किए गए हैं, नहीं किया गया, मतलब एक लेबर कमिश्नर नहीं ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ, मैंने कई आवेदन दे चुका हूँ, मेरे पास प्रूफ है, कोई जांच नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं है सर, तब मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक पत्र भी तैयार कर रखा है। आपके जिला में श्रम आयुक्त है कि नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। क्या सर? आपके जिले में श्रम आयुक्त है कि नहीं है? उप विकास आयुक्त होते हैं सर हमारे यहाँ जिला में। श्रम आयुक्त है कि नहीं है? ऐसा संभव ही नहीं है कि श्रम आयुक्त, हम श्रम आयुक्त में हम तो संभव ही नहीं है। अच्छा सर, श्रम आयुक्त होते हैं सर, श्रम आयुक्त, लेकिन मैं हूँ संविदा कर्मी हूँ जो कि श्रम आयुक्त की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर पत्र मुझे मिला है पटना का, तो वो कहते हैं कि ये यही कार्य कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का अधिकार से बाहर है, क्योंकि आप प्राइवेटेशन और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ये अब सरकार बिहार सरकार के कर्मचारी में है, इसलिए श्रम आयुक्त में आपका मामला नहीं सुना जाएगा। नहीं, देखिए ये कंप्लेन रिजॉल्व करने का प्लेस नहीं है विजेंद्र कुमार जी। आपका आरटीआई से संबंधित जो इशू था उसके लिए माननीय आत्मदीप जी ने आपको बता दिया है और उसी को फॉलो करिए और कोर्ट की शरण लीजिए, क्योंकि आपका सर्विस से रिलेटेड इशू है। आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ज्यादा रिलेटेड है, आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर है। हाँ तेजस जी पूछिए, क्या है तेजस जी? हाँ सर, 2J1 एवं 2J3 में स्थल निरीक्षण होता है ना कोई भी कार्यों का सरकारी? बिल्कुल होता है। मुझे ये कंफर्म करना है।
हो गया ना आपका, कंफर्म होता है आपका? क्योंकि मुझे लिख के दिया है प्रथम अपील अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी ने कि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, आप कर नहीं सकते स्पॉट निरीक्षण, आपको सिर्फ फाइलों का निरीक्षण करने का अधिकार है, आपको सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है और साइन करके सिग्नेचर करा दिया है अपनी। नहीं, अब मुझे ये कंफर्म करना है कि 2J1 और 2J3 में स्पॉट निरीक्षण का अधिकार है या नहीं। किसी भी कार्य का निरीक्षण का अधिकार है, दस्तावेज का निरीक्षण का अधिकार है, आप निरीक्षण कर सकते हैं, बिल्डिंग का निरीक्षण कर सकते हैं, शासकीय मतलब किसी भी तरह की मतलब जो शासकीय गतिविधियां हैं लोक प्रशासन से संबंधित, उसका आप बिल्कुल निरीक्षण कर सकते हैं, हुआ है 2J1। जी सर, मैंने रोड का निरीक्षण मांगा था उनको, एक सड़क का। हाँ तो कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र में लोग लगा रहे हैं और कर रहे हैं। और लिख के दिया है, अब क्या करें, उनकी एफआईआर डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? हाँ, पहले आपको अपील में जाना पड़ेगा, प्रथम अपील करिए, और प्रथम अपील में भी यदि आपको सही आंसर ना मिलेगा तब आप एफआईआर की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हमारे बीच में तारा सिंह जी भी हैं, वो आपको अपील अधिकारी ने भी लिख के दे दिया सर कि नहीं कर सकते करके, प्रथम अपील अधिकारी ने भी लिख के दे दिया। ठीक है, ठीक है, तारा सिंह जी हैं, आपको बताएंगे कि एफआईआर के दिशा में आप इसमें क्या कर सकते हैं। तारा सिंह जी बता दें। जी मेरे मित्र, जो आपका मुद्दा है उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो ड्यू केयर प्रॉपर चैनल के थ्रू आई है और ड्यू केयर के साथ नहीं आई है, इसलिए सेक्शन 21 के वायलेशन किया गया है। और ऐसी रिपोर्ट से आपको अननेसेसरी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील और कोर्ट प्रोसीडिंग की ओर जाने को मजबूर किया गया है। तो ये आईपीसी की सेक्शन 166 में आती है, कॉन्सिक्वेंटली 166A में आती है। और इस रिपोर्ट में जो लिखा गया कि आपको अधिकार नहीं है, ये 193 में आता है, उससे आपको नुकसान हुआ है, इसलिए सेक्शन 420 से गवर्न करती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है यानी झूठ है ऐसा, जबकि आपको हक है, तो 468 और 471 आती है। ये सारे आईपीसी के सेक्शन जिस पर मेंटेन होता है। क्योंकि फर्स्ट अपील के डिसाइड होने से पहले आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट अपील डिसाइड होने के बाद आप इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, चाहो तो सीधा कोर्ट में भी जा सकते हो। और इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसके लिए आपको कमीशन जाना पड़ेगा, यानी आपके पास 2 रेमेडी है। आपको निरीक्षण करना ही है तो आपको आयोग में अपील करनी चाहिए, ताकि आयोग ऑर्डर करे कि इनको जो है ये आप निरीक्षण जो करना चाह रहे हैं वो इनको करवाया जाए, और आयोग की शक्ति इनको पेनलाइज करे, शास्त्रीय आरोपित करे। और अगर आप दूसरी रेमेडी एक साथ लेना चाह रहे हैं तो दोनों रेमेडी भी एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सर मैं ये बोल रहा था कि हमें ऐसा लिखना है कि हमें जो अरुण कुमार पांडे जी है हमारे आयुक्त हमारे छिंदवाड़ा जिले के संबंध में, तो हम ये अगर लिख सकते हैं कि हमें सुनवाई जो करना है इनके पास से नहीं करना है, किसी और के कोई और आयुक्त से करना है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है पांडे जी जो सर है उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि 2-3 प्रकरण उन्होंने खारिज कर दिए। कोई पहले आपको ये अपील फाइल करनी पड़ेगी और फाइल करने के कम से कम एक हियरिंग होनी पड़ेगी। उसके बाद आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये लिख सकते हैं कि साहब मुझे इन अधिकारी ने दौरान सुनवाई ये इलीगलिटी करी है या इस तरह से मुझे कहा गया है, तो मुझे इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, ट्रांसफर कीजिए। पर जब तक आपकी फर्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती तब तक आपके पास इसका हक नहीं है। यानी आप पहले से प्रिजुडाइज्ड होकर कमीशन को ये नहीं लिख सकते कि हम इससे सुनवाई नहीं करवाना चाहते। पहले मैं द्वितीय अपील उन्हीं को लगानी पड़ेंगी। पहले सेकंड अपील आप लगाइए, उसकी कम से कम एक हियरिंग हो जाए, उससे पहले नहीं कह सकते आप, क्योंकि हर प्रकरण अपने आप में अलग है और एक प्रकरण का एलिगेशन दूसरे प्रकरण पे नहीं लग सकता। जी, और सर ये पूछना था कि सेकंड अपील भी लगा देते हैं और जो आपने अभी जो सेक्शन में बताया कि उसके ऊपर हम एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं एक साथ? बिल्कुल दोनों हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, दोनों रेमेडियां दोनों एक साथ ले सकते हो, कोई मनाही नहीं। जी सर, धन्यवाद सर। ताराचंद जी, आपने एक बात कही यहाँ पर कि इनकी फर्स्ट हियरिंग होना जरूरी है आयोग में, और फर्स्ट हियरिंग में ही आयोग यदि इनके विरुद्ध निर्णय दे देता है और चूंकि आयोग का निर्णय फिर बाध्यकारी होता है तो उसके अगेंस्ट ये फिर कोर्ट के पहले तो कहीं जा नहीं पाएंगे। ड्यूरिंग द हियरिंग वो अपोज कर सकते हैं कि श्रीमान आप जो कर रहे हैं वो इलीगल है और मैं आपसे सुनवाई नहीं चाहता, ये पकड़ो मेरी एप्लीकेशन। आप लिख के तैयार रहें, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो ड्यूरिंग द हियरिंग आप एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं कि श्रीमान जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है मुझे इससे न्याय की उम्मीद नहीं और मैं इस प्रकरण को यहीं रुकवा के आपसे सुनवाई नहीं चाहता, मैं ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ, कृपया इसको फाइंड आउट करो, इसको आप फाइंड करें। बिल्कुल उसी वक्त रोक सकते हैं आप। अपोज करने का हक हर एक नागरिक के पास उस वक्त तक मौजूद है जिस वक्त तक वो चीज डिसाइड नहीं हुई, यानी पहली हियरिंग पे आप हाजिर हुए और उस दौरान उनके व्यवहार से आपको लगता है तो उसी वक्त एप्लीकेशन पुटअप कर दें।
चलिए तेजस जी, आप ये प्रयास करिएगा और फिर अपना अनुभव भी शेयर करिएगा कि कैसे ये इस पे कार्यवाही होती है। अब जी सर, मैं अपन अभी अगले करता हूँ ये प्रकार। जी, अब अगले प्रश्न पे अपन आ जाते हैं और हमारे कोई साथी हैं जो अपना हैंड रेज करें और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर अनिल अनिल एक हैंड रेज किए हुए हैं, अपना प्रश्न पूछिए। सर कि सब हमें लगभग 15 ऐसे आदेश दिए गए हैं सूचना आयुक्त द्वारा, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा। हर आदेश में गलती पकड़ते हैं लोक सूचना अधिकारी के और उनको कोई जुर्माना नहीं करते हैं, सिर्फ यही लिख देते हैं कि जो इनके गलती के लिए उनके वरीय अधिकारी को संज्ञान में लाया जाए। उसके बाद जो है कि उसके बाद शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपील वाद समाप्त किया जाता है। लेकिन वरीय अधिकारी को भी मैं कई बार लिख चुका हूं सर कि ये इसको माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने ऐसा आदेश किया है, इस पर संज्ञान लिया जाए, आपके लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है। और इनमें ये आदेश दिया हुआ है, हमें सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है, लेकिन उन लोक सूचना अधिकारी ने आज तक उपलब्ध नहीं कराया जो आपको आदेशित है, आपको संज्ञान में लाया गया, कृपया इस पर संज्ञान लें। लेकिन आज तक उस पर 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है उन लोक सूचना अधिकारी के वरीय अधिकारी द्वारा। और फिर मैं आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त को लिखा भी, उसके लिखने के बाद भी 1 साल के बाद मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस पर राय दें सर, क्या करें? इस पर हमारे आत्मदीप सर हैं, अपना एक्सपर्ट कमेंट देंगे। देखिए, एक रास्ता तो ये था कि जो आदेश करता सूचना आयुक्त यानी मुख्य सूचना आयुक्त आपके मामले में, उनको आप तथ्यों सहित अवगत कराएं कि आपने ये आदेश किया और इसका संबंधित अधिकारी ने भी कोई पालना नहीं की और न ही लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध कराई, इसलिए आप इनको धारा 20 के तहत दंड के दायरे में लेके कार्रवाई की। लेकिन शायद जैसा आपके बताने से लग रहा है कि आप ये काम कर चुके हैं, मुख्य सूचना आयुक्त को सब बात लिखी जी, एक आदेश में नहीं सर, कम से कम 50-60 आदेश ऐसे सब में ऐसा लिखा गया। 50-60 आदेश के बारे में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को लिख चुका हूँ, लिखने के बाद भी 1 साल हो चुका है, लेकिन उस पर कोई ये नहीं हुआ। तो आपको न्यायपालिका में रिट दायर करनी चाहिए सर। 50 ठोक वाले में 50 रिट याचिका दायर करें सर। ना कई सारे आदेशों की को लेके एक भी कर सकते हैं, उनमें आप सबको मुद्दा बनाइए ना। वो आप वर्षे मुख्य सूचना आयुक्त होगा वो केस, तो उनसे जुड़े जितने भी हैं उनको सबको क्लब कर दीजिए कि ये प्रमाण में संलग्न कर रहा हूँ। हाँ, कई राज्य सूचना आयुक्त भी हैं और मुख्य सूचना आयुक्त भी है, उसमें अलग अलग सबका आदेश, सबने यही आदेश किया है। तो फिर आप उनको भी पक्ष प्रतिवादी बनाइए, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा बाकी संबंधित सूचना आयुक्त को भी, और उनसे संबंधित आदेश और आपने जो ज्ञापन दिए हैं उनके जवाब में पालना नहीं होने के वो सब लाए। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि हाई कोर्ट में हमने देखा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हमने देखा है 17 द्वितीय अपीलों की एक रिट की किसी अपीलार्थी ने, और वो उसको कंसिडर किया है। अच्छा। हाँ सर, दूसरा सवाल ये है कि जब मैं कोई लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगता हूँ, वो जब प्रथम अपील भी हो जाते हैं, प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं देते हैं, थोड़ा दिन के बाद यानी 2 महीना 4 महीना बीत जाने के बाद जब मैं द्वितीय अपील लगभग कर देता हूँ, उनकी सूचना दे देता हूँ लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपील प्राधिकारी को, जब उनको सूचना मिल जाता है कि अपील हो चुकी है, द्वितीय अपील हो चुकी है, मैंने सूचना नहीं दिया, तो वो क्या करते हैं, हम पर FIR दर्ज करा देते हैं, झूठा एक आरोप लगा करके FIR दर्ज करा देते हैं और पुलिस से परेशान करवाते हैं। ऐसा 4 मामला हमारे 4 FIR करा दिए गए हमारे पर सर। देखिए, झूठी FIR है तो कोई भी FIR तो कोई भी करा सकता है, लेकिन बिना तथ्यों के सबूत कोई FIR टिकती नहीं है। तो अगर आपके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। नहीं सर, घबराने की तो कोई अवस्था है। पुलिस तत्काल क्या कार्रवाई करती है, अरेस्ट कर लेती है, उसको तो रिमांड कर देती है, जेल चले जाते हैं, फिर बेल लेकर के ना वापस आना होगा, तभी ना हम न्याय के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो कार्रवाई तो कर देता है ना, झूठी चाहे झूठी हो जैसी हो, तुरंत कार्रवाई कर देता है। हम गिरफ्तार होकर के जेल भी गए हुए हैं। आप किसी अच्छे वकील से सलाह लीजिए इस मामले में। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसे हर किसी को केवल FIR दर्ज होती है अरेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये जो हरिजन एक्ट जिसको कहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून, दहेज निवारण कानून, जिनमें पहले ऐसा होता था तुरंत गिरफ्तारी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी इनके दुरुपयोग को देखते। पहले आप प्राथमिक जांच होगी, फिर भी सर बिहार पुलिस कुछ नहीं मानती है सर, वो कहते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश नहीं मानते हैं। कई ऐसे सारे, आज मैंने SDPO से बात की है सर, वो अचानक किसी को गिरफ्तार, एक महिला को गिरफ्तार करके लेके चले गए। निगरानी में पहले DSP थे, अब यहाँ पर पूर्णिया जिले में SDPO है,
वो रात में 12 बजे रात में एक महिला को गिरफ्तार करके लेके चले हैं, जो कि नियम ही नहीं है कि महिला को गिरफ्तार करके लाना है। लेकिन कहा था कि मेरा कानून है, मेरा पुलिस का कानून है, हम करेंगे, अब आपको जो करना है कर लीजिए। यहाँ का तो बिहार पुलिस तो ऐसा ही करती है। ऐसा सर ये सभी का प्रमाण है सर, मैं जितना बात बोल रहा हूँ सबका प्रमाण है सर। इसके इन सब गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ही एक रास्ता है, वो अपनाना। अच्छे क्राइम के वकील से सलाह ले। जी, इस विषय पर, हाँ, इस विषय पर तारा सिंह जी भी हमारे बीच में है। FIR अब इनके विरुद्ध हुई है, तो इनका क्या इसमें होना चाहिए बताएंगे आप तारा सिंह जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन इनका दे दें। मित्र, ऐसी कोई भी चीज जो लॉ में परमिटेड नहीं है, अगर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर टेंटेड इन्वेस्टिगेशन करता है और लॉ के किसी डायरेक्शन को वो वायलेट करता है, तो उन सारे ही मामलों में वह सेक्शन 166A IPC का दोषी है। ये सेक्शन इसलिए भी ज्यादा कीमती है क्योंकि अभी आत्मदीप सर ने जो कोट किया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही चीज है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है कि गिरफ्तारी आदमी के लिए अंतिम विकल्प है। यानी जब तक ये पॉसिबिलिटी ना हो कि आदमी भाग जाएगा और किसी तरह अरेस्ट नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और 7 साल से छोटे सजा वाले मामले में तो सिर्फ 41A CRPC का नोटिस तामील करवा के उसे कोर्ट में आने के लिए कहा जाता है, इतनी तारीख को हम आपको पेश कर रहे हैं, चालान आपका रेडी हो गया, आ जाना कोर्ट में। ये प्रोविजन है। सर सेक्टर IPC 353 में गिरफ्तार करके हमको जेल बच करके 4 महीना जेल में रख लिया सर, ये आदेश के बाद। 353 IPC का है और 353 में इतनी बड़ी सजा नहीं है कि आपको तुरंत अरेस्ट करना पड़े। अभी एक सीकर में भी इस तरह का केस हुआ था, DIG स्टाम्प ने केस किया था, दीपक कुमावत करके मामला हुआ है, उसमें भी 41A का नोटिस तामील करवाया है, हम उसका केस हमारे पास ही है। अब आप वाले मामले में क्योंकि महिला को 353 में हमें मतलब FIR दर्ज होने के जबकि मैंने पहले FIR कराया उन पर, उन्होंने झूठी FIR दर्ज करा जो इशू था, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वो आपका जो एक इशू है कि महिला को रात को 11 बजे DSP ने अरेस्ट कर लिया, प्रॉपर महिला को अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर रास्ते हैं। महिला कोई आतंकवादी नहीं है और उससे कोई इतनी बड़ी थ्रीट नहीं है कि उसको रात को इमीडिएट पकड़ना जरूरी हो जाए। अगर वो साधारण महिला है तो सनराइज से पहले उसके घर में नहीं घुस सकते। अगर इस तरह के किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा किया है और आपके पास एविडेंस है, तो आप सारे एविडेंस कलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक 166A IPC का उसके खिलाफ एक इस्तिगासा कंसर्न कोर्ट में पुटअप कीजिए। ये सेक्शन इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPC में एक एक्सेप्शनल ये सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम सजा 2 साल है, लेकिन न्यूनतम 6 महीने की सजा देनी होती है। यानी कोई भी कोर्ट उससे पहले किसी को नहीं छोड़ सकती। और पुलिस से सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्शन से डरती है तो इसी सेक्शन से डरती है। अब आपके पास अगर इस तरह के कॉन्क्रीट एविडेंस है तो कंसर्न कोर्ट में एक छोटी सी 2 से 3 पन्ने का इस्तिगासा मूव करने की जरूरत है और कोर्ट के पास कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना ही होगा। इस तरह लेकिन सर की मेरे मामले में हुआ सर, मेरे मामले में हुआ 353 में FIR दर्ज होने के ठीक 18 दिन बाद जो है इतना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर करके हमको समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया गया और तुरंत जो है अकेली सेक्शन थी क्या? सामने क्या अकेली सेक्शन थी 353, 379, 427, 504 और 506 लगा दिया था। ओके, तो आपको कभी भी आपके खिलाफ किसी भी साथी के खिलाफ अगर FIR दर्ज हो तो इस मंच के माध्यम से एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि जब आपको ये नोटिस में आ जाए कि आपके खिलाफ कोई FIR हुई है तो तुरंत एक एप्लीकेशन जो कंसर्न आपका IO है थाने का उसको लिखें कि साहब ये मामला मेरे खिलाफ जो आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन में है उसमें मैं तथाकथित आरोपी हूँ, मेरे पास अपनी बेगुनाही को लेकर सबूत हैं, मैं अनुसंधान में आपका सहयोग करना चाहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ये सबूत संलग्न करके मैं आपको भेज रहा हूँ और आप जब भी मुझे कहेंगे तब मैं अनुसंधान में सहयोग करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाऊंगा। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आप कंसर्न SP को या उस IO को भेजते हैं। कोर्ट में अगर उसके बावजूद आपको अरेस्ट किया, उसके भेजने के बाद भी अगर आपको गलती से अरेस्ट कर लिया तो पुलिस वाले को अनुसंधान अधिकारी को ये लिखना पड़ता है कि ये आदमी सहयोग नहीं कर रहा है और ये भाग सकता है, भाग रहा है, इसलिए मैंने इसको अरेस्ट करना जरूरी समझा है। ये रिफ्लेक्ट अगर कर दिया उसके बाद तो उसके बाद अगले के गले का जंजाल बन जाएगा कि भाई मैं कह रहा हूं कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास एविडेंस है, तो कोर्ट में फिर आप मुझे अरेस्ट करके कैसे लाए? तो इजीली तो आपको मिलेगी बेल और उसके बाद पुलिस नहीं मिली सर, ये बेल नहीं मिली। मेरी पत्नी ने लिखा कि ये सारा कुछ ये सब गलत एविडेंस भेज दिया थाना अध्यक्ष को, SP को, DIG को, DGP को, गृह सचिव को, सबको लिख दिया, उनको मिल भी गया।
फिर तो भी मैंने जब एबीपी फाइल किया तो एबीपी फाइल जब ये सारा बातों को लिखा मैंने, उसके पहले सीजीएम साहब के यहाँ मैंने ये सनहा दर्ज करा दिया था और सीजीएम साहब ने एक मेल भी भेजा था और उन्होंने हमें कहा था कि आप अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप परिवाद दायर कर सकते हैं। लेकिन घटना घटी, एफआईआर हुई, उस पर जो है कि हमने, मेरी पत्नी ने बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सभी डॉक्यूमेंट सहित जो एफआईआर से रिलेटेड सबूत था वो संबंधित को भेजा गया, लेकिन फिर भी बेल जब मैंने किया, वो फाइल किया एबीपी, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब आपको ट्रायल को बहुत अच्छे से लड़ने की जरूरत है। ट्रायल में ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी कोर्ट को। ठीक है सर। चलिए अनिल जी, ठीक है और हाँ, आप ताराचंद जी से हमारा लीजिएगा और हमारा नंबर भी है और आप हाँ जी सर, ताराचंद जी का नंबर है हमारे पास, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बुद्धार्थ सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस से इन्होंने आपका नंबर मांगा है, अपने बॉक्स में, इसी चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। आवाज गूंज रही है और कुछ लोग अपना ये माइक ऑन कर लेते हैं तो आवाज बुद्धार्थ सोसाइटी वाले ही भाई साहब हैं, थोड़ा सा अनम्यूट करके इसको आप रखें, क्योंकि आप जब इसको सॉरी म्यूट करके रखें, आप जब अनम्यूट कर लेते हैं तो आवाज गूंजने लगती है। कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ेंगे और सज्जन कुमार जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, शॉर्ट में अपना क्वेश्चन सज्जन कुमार जी पूछेंगे। सर नमस्कार सर, मैं तारचंद सर से थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कराना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सर, वो मैं एक आरटीआई डाला था सर, बुद्धार्थ सोसाइटी फॉर पास्ट जस्टिस से आप जो है वो आपका बहुत गूंज रहा है इसका आवाज। मैं बोलूं सर? हाँ आप भी पूछ। हाँ सर, तो तारचंद सर से थोड़ा एक डाउट क्लियर करना था कि मैं एक आरटीआई डाला था रिगार्डिंग सर, ये हमें मांगना था पुलिस रिपोर्ट एक केस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट जो है न्यायालय को समर्पित किया जा चुका है और दस्तावेज अब माननीय न्यायालय का मतलब दस्तावेज हो चुका है, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते हैं, और रेफर किया 8(1)B सर। ये जानकारी हाँ जी सरदार जी, हाँ जी सरदार जी बताइए। भाई कोर्ट में प्रतिलिपि लेने का आपको हक है, 24 घंटे में ले लें। सज्जन सिंह जी अपने आप को आप भी म्यूट करके रखिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी आवाज शायद गूंज रही है ना, म्यूट करके रखिए। हाँ जी ताराचंद जी बताएं। कोर्ट में आपको प्रतिलिपि लेने के लिए आवेदन मूव कर देना चाहिए, आपको साधारणतया 7 दिन में मिल जाएगी, और अगर आपको इमरजेंसी है तो 24 घंटे में मिल जाएगी, अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आरटीआई अगर थाने से डॉक्यूमेंट कोर्ट के यहाँ चले गए हैं तो इन ओरिजिनल वहां चले गए हैं। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो थाने में उनकी कॉपी नहीं होती, तो आप अदालत से ले लें, कोई मुश्किल काम नहीं। प्रैक्टिकली वो नहीं गया है सर, मैं उधर पता किया था, लेकिन जब मैं आरटीआई तब अभी वो रिप्लाई में दे रहे हैं कि दे दिया गया है, और प्रैक्टिकली वहाँ पहुंचा नहीं है सर। नहीं सर, जब मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा हूँ तो उसमें इसी वजह से पुलिस रिपोर्ट की वजह से केस जो है पेंडिंग दिखा रही है। तो एक काम करें, आपका जिसका जो जवाब आया है वो लगाएं कोर्ट में लगाएं कि साहब मुझे पुलिस ने ये सूचना दी है कि ये फाइल आपके यहाँ सबमिट हो गई है, मुझे इसकी कॉपी दी जाए, और आपका आवेदन अगर खारिज हो जाए कोर्ट से तो उस आवेदन की फिर से दूसरा आवेदन लगा के उसकी कॉपी ले लें, तो उसे ये प्रूव हो जाएगा कि कोर्ट में वो फाइल नहीं पहुंची है, और पुलिस का जवाब आपके पास पहले से मौजूद है। उन दोनों को लेकर और फिर जो आपका कंसर्न ऑफिसर जो आपको आरटीआई में जवाब दे रहा है कि हम कोर्ट में पेश कर चुके और 8(1)D में ये गवर्न होती है, तो यानी वो फॉल्स रिपोर्ट बना रहा, तो उसके बाद फिर आपके पास फौजदारी के रास्ते भी खड़े। ठीक है, सज्जन सिंह जी का प्रश्न का उत्तर हो गया। ये विकास कुमार जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है। हाँ बताएं, आपको अनम्यूट करके पूछिए शॉर्ट में अपना प्रश्न। जी सर, सभी को नमस्कार। मैं सर 24 तारीख को आरटीआई लगाया था, 24/8 को बाई पोस्ट। आवाज आ रही है सर? आ रही है आपको जी। बाई पोस्ट किया था, लेकिन कल पोस्टमैन हमारे यहाँ आए और बोले कि जहां हम गए थे कार्यालय, पंचायत कार्यालय में, तो वहां कोई नहीं मिला, और सचिव के घर वाले लेने से इनकार कर दिए, और हमसे बोले कि आप अपना आरटीआई वापस ले लीजिए,
नहीं हम इसको फाड़ के और 2 लोगों को गवाही बना के आपके खिलाफ मुकदमा कायम करवा दें। सर आगे इसमें क्या करें अब हम? इस विषय पर आत्मदीप सर से हम निवेदन करेंगे कि वो जवाब दें। आत्मदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। आत्मदीप सर लिख रहे हैं कि वो जाने की अनुमति चाहेंगे। तो ठीक है सर, आपने काफी समय दिया और इसको अपन डील करते हैं प्रश्न को। आपका प्रश्न जो है वो एक आम बात है कि आप जब आरटीआई लगाते हो तो दो चीजें आती हैं। पहली बात, जब आप हाथों हाथ आरटीआई देने जाते हो तो सामने वाला आपका आरटीआई आवेदन स्वीकार नहीं करता है, तो उससे दिक्कत होती है। तो हमारे माननीय सूचना आयुक्त महोदयों ने जो यहाँ पे जुड़े हुए वो कहते हैं कि आप स्पीड पोस्ट से भेजो। चलो, हमने वो पत्र स्पीड पोस्ट से भेज दिया। अब वो जो दिक्कत आई दूसरी वाली, वो आप स्वयं एक्सप्लेन कर रहे हो कि मतलब ये कई बार होता है, मोर देन 90% में ऐसा होता है कि जो लोक सूचना अधिकारी होता है वो आपका आरटीआई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और वो वापस कर देता है। तो उस स्थिति में क्या करता है कि पोस्टमैन वापस करके और कहता है कि संबंधित ने लेने से इनकार कर दिया या उसका कार्यालय बंद मिला। ठीक है ना, कार्यालय पंचायत कार्यालय तो खुलना चाहिए टाइम टू टाइम, मतलब यदि आप सचिव की बात कर रहे हैं, चूंकि आप पंचायत की बात कर रहे हैं तो, पर ऐसा होता नहीं है, तो ये दिक्कत आती। तो इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाया हुआ है और आप सभी से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, आप तो करें ही, आपके साथ और जो आपके जो साथी हैं, कुछ जाता नहीं है, बस 25 रुपए का खर्चा है। एक मैंने लेटर तैयार किया हुआ था और 25 रुपए स्पीड पोस्ट में जाता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनको, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश शासन के, जो जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह जो भी होते हैं, सीएम को सीधे आप एक पत्र स्पीड पोस्ट करिए और उनको ये कहिए कि हमें ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादातर दर्जनों राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन फाइल करने की व्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था क्यों नहीं है? तो ये आप लोग मांग करिए, इसका एक यही समाधान है। बीच में हमने एक मुहिम चलाई थी, फिर हम अपने एक कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे यहाँ था, तो उससे फुर्सत हो गए हैं। तो अब पुनः अपने काम में वापस लौटते हैं और हम उसको आपको शेयर करते हैं ग्रुप में भी। और आप हर एक गांव से जो भी आपके साथी हैं, 10, 12, 15, 20, 25, सबसे हम कहते हैं कि यदि आप 10,000 पत्र मुख्य सूचना आयुक्त को और चीफ सेक्रेटरी को आप भेजते हैं और फिर उन 10,000 सूचना, मतलब उन अपने 10,000 पत्रों पर आप 10,000 आरटीआई तो नहीं, चलिए 1,000 भी आरटीआई यदि आप लगा करके उनसे ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन हियरिंग के विषय, ऑनलाइन फाइलिंग के विषय में हमने ये पत्र दिया था, इस पर आपके द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है तो कार्यवाही विवरण दीजिए। तो वो सीधी सी बात है, उतने उच्च स्तर पर आरटीआई कानून का उल्लंघन तो वो करेंगे नहीं, तो आपके प्रश्न का कुछ न कुछ तो जवाब देंगे, गलत सही जो भी जवाब देंगे, तो उतना पत्र तो उनको लिखना पड़ेगा। तो उनके कॉग्निजेंस में उतनी बात तो उतनी बार तो उनके कॉग्निजेंस में जाएगी ना, उनको सोचना तो पड़ेगा ना कि इस पे काम करना है। तो एक नॉन वायोलेंट तरीका है, मतलब अहिंसात्मक तरीका इसका यही है कि इस तरह से करिए। गुटके, पान और इस तरह से थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है, लोग खर्च कर देते हैं पैसे, तो 25-30 रुपए कोई मायने नहीं रखता है कि स्पीड पोस्ट के लिए। और आप लोग इसको करिए और 1-2 दिन का गुटखा मत खाइएगा, और मैं तो ये कहूँगा कि उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। तो ये तरीका है, हम इसमें यही आपको सलाह देंगे, बाकी इससे बेहतर हमें कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आता है। अब पोस्टमैन आकर के आपको कह रहा है कि हमें FIR दर्ज करवा देंगे, 2 लोगों से पंचनामा बनवा लेंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां, किस तरह से कानून को मजाक में ले करके और किस तरह से स्थितियां निर्मित हो गई हैं। और हमें काफी दुख होता है ये सब कहते हुए, बताते हुए, और हम आप लोगों से चर्चा करते हुए कि ये हमारे मध्य प्रदेश सूचना आयोग में ऐसा हो रहा है। तो अभी ये सब चिंता के विषय हैं और इसका एक यही तरीका है। दूसरे तरीके ये हैं कि आप एक मुहिम करिए और पूरे अपने ब्लॉक स्तर से या पंचायत स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के और एक ज्ञापन दें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या जो भी आप लोग उचित समझें, या जिनको भी इस तरह से जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप माने, उनको एक ज्ञापन सौंपें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में प्रसारित करवाएं, एक आंदोलन चलाएं। आंदोलन के अलावा इसका कोई दूसरा तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसका एक यही तरीका, हम सब इससे वाकिफ हैं और खूब होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। बस एक या इसका यही तरीका है। और हमारे और कोई साथी हैं तो कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो कृपया आप जो हैंड रेज कीजिए अपना प्रश्न पूछें। सर था एक, सर ये जो प्राइवेट कंपनी रहती है सर, जो बड़ी बड़ी, तो इन कंपनियों से भी जानकारी ली जा सकती है सर?
जो कि जैसे कि ईएसआई वगैरह है, पीएफ वगैरह जो जमा करती है, तो इनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है सर आरटीआई से? बिल्कुल, कंपनी एक्ट में इनको वो जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका एक शेयर होता है जो गवर्नमेंट कई कंपनियों को इस तरह से देती है, मतलब वो फंडिंग होती है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट कुछ होता है, जैसे वो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे कंपनी हो, उनको यदि मिलती है, उनका गवर्नमेंट से कुछ इस तरह से है, तो वो आरटीआई के दायरे में आती हैं। अब सभी कंपनियां आरटीआई के दायरे में आती हैं तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिनको सब्सटेंशियल फंडिंग या इस तरह से कुछ उनका पैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ में जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व होती है, उनको जानकारी देना चाहिए। इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी हमारे बीच में राहुल सिंह सर हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लिए हैं, तो सर थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिएगा, इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, हर राज्य में पीएफ कमिश्नर होते हैं और पीएफ के जो रूल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अगर कोई पीएफ का वायोलेशन करता है, चोरी करता है, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू होता है और वहाँ पर आरटीआई लगती है। आप पीएफ ऑफिस में जाकर के आप सारी इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई से भी ले सकते हैं और वहाँ पर अगर आपकी जो भी दिक्कत है उस कंपनी को लेकर के आप वहाँ पर अपनी आरटीआई जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में आप पीएफ का वो देखेंगे, वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी आरटीआई लगाने के लिए इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। सर एक्चुअली जो प्राइवेट कंपनी रहती है सिक्योरिटी कंपनी भी उसके अंदर में आती है, सारी कंपनीज आती हैं, जितने जो भी है पीएफ एक लॉ के तहत दिया जाता है। सर जो कोई कंपनी क्या उसके खुद की मर्जी या मनमर्जी से नहीं होता है, ये कानून है, कानून का पालन करना होता है, हर कंपनी को करना होता है। इससे प्राइवेट और सरकारी का कोई फर्क नहीं है। जी जी सर जी। तो सर एक्चुअली क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड मैंने आपको बता दिया, कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, क्योंकि देखिए आप कहीं कहीं से भी जैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड का जो होता है वो ईपीएफ ऑफिस होता है, जीपीएफ ऑफिस होता है, वहां से वो सब मॉनिटर्ड होते हैं और आप उस ऑफिस में लगाएंगे, वो सरकारी कार्यालय है, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। तो ये फैक्ट है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे शुभम सोनी पत्रकार हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए आपके क्या प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट करके आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। सर मैं ये जानना चाह रहा था, एक 6-7 महीने पहले आपने जो आरटीआई लगाया था भ्रष्टाचार से संबंधित, जिसमें राहुल सर ने एक जजमेंट पास किया था कि वेबसाइटों पर सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक ने जो भी भ्रष्टाचार किए हैं इनको अपलोड किया जाए। सर उसके विषय में कुछ जानकारी चाह रहा था मैं सर से। उस विषय पर जानकारी हम ही आपको दे देते हैं, क्योंकि हमारा ही वो एक धारा 18 के तहत हमने शिकायत की थी और धारा 4 के तहत कार्यवाही की मांग की थी। और उसमें ये था कि जो ग्राम पंचायतें हैं 4092 की कार्यवाही होती है। मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज पंचायती राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत धारा 40 और 92 की कार्यवाही होती है। 40 का मतलब होता है कि जिसमें जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको पद से पृथक करने का जो जनप्रतिनिधि होते हैं, और 92 का मतलब होता है कि चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सचिव हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उनके विरुद्ध वसूली का प्रावधान होता है कि जिन्होंने करप्शन भ्रष्टाचार किया तो वसूली होती है। इस विषय पर हमने ये मांग की थी, एक आरटीआई स्टेट लेवल पे लगाई थी और सभी जिलों से हमें पत्र प्राप्त हो गए थे। उन्होंने कहा हमारे जिले में आ जाइए, आप ले जाइए, कुछ ने कहा हमारे जिले में आ जाइए, ले जाइए। और तो 52 जो भी हैं 50-52 जिले तो अपन जा नहीं सकते वहां पर। तो हमने कहा कि भाई ये चीजें यूनिफाइड तरीके से एक जगह अपलोड होनी चाहिए, आदमी क्लिक करे और देख ले किसको किस जिले की जानकारी चाहिए। और सभी जिलों ने जानकारी भी नहीं भेजी, सिर्फ 2-4 जिलों ने भेजी थी। तो इस विषय पर माननीय राहुल सिंह जी ने इसमें आदेश दिया था, जिसमें उनको निर्देशित किया हुआ था, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है बहुत सारे जिलों में। तो आप जैसे जो कार्यकर्ता गण हैं, जो आरटीआई यूजर्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने अपने जिलों में अप्लाई करवाइए। वो आदेश आप हमसे प्राप्त करिए, हमारे मोबाइल नंबर पर हम भेजते हैं और उसमें संबंधित जिला कलेक्टर और अपने संभागायुक्त को आप लिखिए कि ये कानून पालन नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो इसको हम देख रहे हैं कि वेब पोर्टल पर 4092 की कार्यवाही नहीं दिख रही। यदि दिख रही तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तब उस स्थिति में आप उनको लिखिए, इसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। और यदि वो इम्प्लीमेंट करवाएं तो अच्छा है, नहीं करवाते हैं तो
क्या जवाब देते हैं, और उसके आधार पर फिर अपन और आगे की कार्यवाही, आयोग को भी आप लिख सकते हैं कि आपके आदेश की पालना नहीं हो रही, तो आयोग भी इसमें संज्ञान ले सकते हैं। साथ में जीएडी को आप लिख सकते हैं, जीएडी जो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, उनको आप अवगत कराइए कि ये जो है मतलब आदेश का अनुपालना नहीं हो पा रही है, और फिर उसको अपन PIL के तौर पे भी आगे दायर कर सकते हैं, वो भी जरूरी है, उसको भी कर सकते हैं। तो उसमें ये स्थितियां हैं शुभम सोनी जी। उम्मीद है कि आपके जी प्रश्न का सर, जवाब उसमें मिल गया 3 होगा। महीने में वो पोस्ट, बताइए। जी जी बिल्कुल सर सर, मेरा भी थैंक एक यू। सवाल है। हाँ 3 महीने में, 1 मिनट शुभम जी को, हाँ बताइए 3 महीने में क्या आपका। सर मैं ये कह रहा था 3 महीने में उसे अपलोड करना था वेबसाइट पर। हाँ मतलब उसमें जो एक आदेश निकाला था पंचायत मतलब पंचायत विभाग के आयोग ने, उसमें निधि निवेदिता है, उन्होंने एक आदेश निकाला है, तो 3 महीने पे जो भी भ्रष्ट सरपंच सचिव है उनका डाटा पब्लिक डोमेन में डाला जाए। तो ठीक है ना, कुछ जिलों में शायद बेहतर कार्यवाही हुई होगी। हम रीवा की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से कार्यवाही ये नहीं हो पाई है, तो हमने अवगत कराया था यहाँ के सीओ जिला पंचायत को और कलेक्टर को, और बीच में उन्होंने थोड़ा और प्रयास किया था, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है प्रयास, और चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने जिलों में प्रयास करिए और अपने अनुभवों को शेयर करिए, फिर अपन एक PIL उसी के आधार पर लगा देंगे। ठीक है ना, आप चेक करिए और हम हमारे मोबाइल नंबर पर ये जो आपका दिया हुआ है। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। तो कार्यक्रम में भी आगे अब हम लोग काफी समय भी व्यतीत हो जी गया है, थैंक और यू। एक आध प्रश्न और यदि आप लोगों को यदि हो तो ले लेते हैं। रेडमी नोट 8 प्रो से कुछ प्रश्न आ रहे थे। शिवानंद जी, प्रश्न तो नहीं, लेकिन अगर मुझे अनुमति दें तो मैं 2 मिनट, आज का जो मुख्य विषय था सूचना का अधिकार और ग्राम कानून अधिनियम 2008, निश्चित रूप से ये सूचना का अधिकार और ग्राम कानून, लेकिन उससे पहले सब कुछ हमारे यहाँ हमारे पास उपलब्ध था। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्रामों का संगठन बनाना था, राज्यों का दायित्व था। निश्चित रूप से राज्यों ने अपने दायित्व 1992 तक कतिपय रूप से नहीं पूरे कर पाए, तो भारत के संविधान में एक 73वां संशोधन किया गया। पंचायती राज, पंचायतों को भाग 9 में शामिल जो भाग था उसमें पंचायतों को समस्त शक्तियां 11वीं अनुसूची के माध्यम से सारी शक्तियां उनको उपलब्ध करा दी गई। मतलब जितने भी विवाद होंगे, मतलब लगभग 26 प्रकार के कार्यों को सीधे सीधे ग्राम पंचायतों को स्थित रूप से करने के लिए उनको दायित्व दे दिए राज्यों ने अपने। लेकिन इस अधिनियम को जो बनाया गया 2008 और लागू किया गया 2009 में भी, फिर भी पूरे भारत में उस रूप से नहीं लागू हुआ। और साथ साथ जो एक विषय है RTI के संबंधित, जब हम सरेंडरी या ऐसे मामले जो हाई कोर्ट निश्चित रूप से सुन के स्टे दे देता है, तो मुझे उस मामले में शायद इतना ही कहना है कि हाई कोर्ट कभी भी एक्स पार्टी नहीं सुनता। अब ये दुर्भाग्य हमारा है कि वहां पर स्टेट, जो कि राज्य सूचना आयोग का वहां पर एक स्टेट के रूप में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, वो वहाँ है ही नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं है जो ये बात कह सके कि नहीं आयोग का जो फैसला है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो कहीं पे भी आयोग के फैसले में कोई भी लकुना नहीं है, तो सरेंडरी तो कभी मिल ही नहीं सकती। अब क्योंकि आयोग का प्रतिनिधि वहां पे है ही नहीं, इसलिए वहां पर ये ऐसा संभव हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आज का विषय ग्राम पंचायत या न्यायालयों से संबंधित, तो हमारे बहुत से अधिवक्ता जानते होंगे CRPC में धारा 40 लिखी हुई है, और CRPC की धारा स्पष्ट रूप से उस गांव के अंदर जो मौजूदा एक पुलिस वाला है, जो भी जिस भी पुलिस वाले की उस ग्राम सभा के अंदर ड्यूटी दी गई है, कोई भी कंसर्न क्राइम अगर होता है
और काफी वजन होगा कि मतलब जो हमारे यहाँ जुडिशरी पे जो बर्डन आता है, ऐसे ऐसे मामलों का बर्डन आता है जहां पर जुडिशरी जान रही है कि ये हमारे कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर है, लेकिन बीइंग अ प्रेशर उसके ऊपर इतना है कि वो नीचे के फोरम पे डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। जैसे आज का जो विषय है, ये अनुच्छेद अगर हम देखें तो 243 में पूरी शक्तियों के संग 11वीं अनुसूची में 1993 में दे दिया गया ग्राम पंचायतों को। अगर ग्राम पंचायतें उन अधिकारों और शक्तियों के तहत कार्य कर रही हैं तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के ऊपर जो वजन होगा कम जाएगा। जी, आपका म्यूट हो गया है और इसको अपन अब सॉर्ट करेंगे। और हमें लगता है कि टाइम हम काफ़ी ओवर हम लोग ले चुके हैं और कार्यक्रम में फिनिश भी करने का है। तो यदि आप सबकी इजाज़त हो, वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और आरटीआई से संबंधित काफ़ी आप भी एक्सपर्ट हैं और रिसोर्स पर्सन, आरटीआई रिसोर्स पर्सन आप रह चुके हैं। तो वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी कुछ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो इसके बाद फिर कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। यदि आप सुन पा रहे हो तो आपका फोटो तो शो कर रहा है लेकिन आप म्यूटेड हैं। सुरेंद्र कुमार जैन जी भी हमारे जोधपुर से हमारे एक साथी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जैन जी, यदि हमें लगता है कोई नेटवर्क का भी इशू हो रहा है, डाटा बैलेंस भी समय के साथ खत्म हो जाता है। तो अभी अपन कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे और हमारे उपस्थित सभी साथीगण से अपन अनुरोध करेंगे अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मिलेंगे। और कार्यक्रम जी और कार्यक्रम में अगला मीटिंग हमारा संभवतः लीगल एड पे रखा गया है। और ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है ये किस प्रकार से काम करता है और कैसे इसको काम करना चाहिए, 15 नमस्कार जी सर। जी नमस्कार। और आगे वाले कार्यक्रम की अपन चर्चा कर रहे थे, बार बार नेटवर्क का इंटरप्शन आ रहा है। तो अपन ये कह रहे थे विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर के अगला कार्यक्रम हमारा आयोजित होगा और देखते हैं अगले संडे को कौन कौन उसमें गेस्ट आते हैं। संभवतः एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे उड़ीसा और गुजरात के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाह रहे होंगे, उनसे हमने अनुरोध किया हुआ है तो वो रहेंगे और साथ में और भी एक्सपर्ट लोग रहेंगे। तो अगले कार्यक्रम तक हम यहाँ पे विराम लेते हैं और आप लोगों से पुनः मिलते हैं। और जो भी यहाँ पर हमारे उपस्थित माननीय गण थे, सूचना आयुक्त कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल सिंह जी जो अभी तक जुड़े हुए थे, और श्री शैलेश गांधी सर जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त आत्मदीप सर हमारे बीच में थे, और प्रवीण पटेल भाई जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ट्रस्टी हैं और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हुए हैं। और ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट पर किस तरह से उनकी टीम ने PIL दायर किया उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो वो हमारे बीच में जुड़े थे। लॉ कॉलेज के पालनपुर गुजरात के पूर्व प्राचार्य श्री अश्विन कारिया जी भी हमारे कार्यक्रम में आए समय उन्होंने दिया अपना, और किस तरह से अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये जो आपका पूरा जो ग्राम न्यायालय का